So, good evening everyone. Welcome to the class दोस्तों. So, आपके इंटरमीडिएट की जर्नी में आपकी पहली क्लास में आप लोगों का स्वागत है. बस ये नहीं पता है कि न्यू इंटरमीडिएट या ओल्ड इंटरमीडिएट है ना, ऐसा ही दिमाग में डाल दिया गया. हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे कंफ्यूजन्स के अराउंड भी आप लोग अगर अपने रिजल्ट आने से पहले क्लास में आए हैं तो एक कांग्रेचुलेशन तो आप लोगों के लिए बनता है कि इस बात के लिए तो आप तैयार है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है. राइट ना? अगर रिजल्ट पे किसी को शंका होती तो शायद आप लोग यहां आज ना बैठे होते. तो आपका दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि आप पेपर अच्छे करके आए हैं. हाँ, मान लू ये बात रोहन. ओके दोस्तों, सो ये भी मान लीजिए दोस्तों कि 1/3 सीए तो आप बन चुके हैं, दरवाजे से एंट्री कर चुके हैं. अब इस दरवाजे का जो दूसरा एंड है, एग्जिट वहीं से होगा और वो एग्जिट सीए फाइनल के बाद वाला ही है दोस्तों. राइट, आपको सीए में घुसा दिया गया है. सो नाउ दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में 8 पेपर है या 6 पेपर है. दिमाग में ऐसे बहुत सारे डिलेमास के साथ आप लोग आए हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करता हूं दोस्तों क्लैरिटी देने की. और इस कोर्स को हम अगर रिजल्ट से पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि चाहे अभी कुछ दिनों के लिए डिलेमा और चलेगा, लेकिन उस डिलेमा में भी कुछ तो ऐसा है जो कॉमन रहने वाला है, जो डिलेमेटिक नहीं है. हम उस एरिया को जो जिसमें डिलेमा नहीं है, हम उस एरिया को कैप्चर कर लें इस कुछ दिनों के अंदर, ताकि हम इस टाइम को भी कवर कर सके, इस टाइम को यूटिलाइज कर सके. मुझे पिछले कुछ दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर बोर हो गए क्लास घर बैठे बैठे. अब तो हाँ, पहले कितनी पढ़ाई करवाई, उसके बाद एकदम से छोड़ दिया, तो पेपर देने के बाद तो हम घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, सन्नाटा है और पेपर की टेंशन, रिजल्ट की टेंशन है. तो सर इंटर शुरू कर लेते हैं. बस उसी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए और आपकी टेंशन को दूर करने के लिए ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों. राइट, तो थोड़ा सा इंटरमीडिएट की जर्नी के बारे में आपके साथ चर्चाएं हो जाएं. सो एवरीवन, सीए इंटरमीडिएट. देखिए दोस्तों, ये दिमाग में आप लोगों के डाला गया कि ओल्ड कोर्स वर्सेस न्यू कोर्स कुछ बातें चल रही है. तो पहले ये समझ लीजिए, सीए इंस्टीट्यूट हर 4-5 साल के बाद कोर्स को अमेंड करता है और करना बहुत जरूरी है दोस्तों. जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए करिकुलम में चेंजेस किए जाते हैं. तो पिछली बार जो चेंज आया था वो मई 2018 से पहली बार इफेक्टिव था, यानी 2017 में आया था और मई 2018 से इफेक्टिव था. अब 5 साल हो चुके हैं तकरीबन दोस्तों. इस 5 साल में दुनिया ने बहुत कुछ देखा, कोविड भी आया, तो अब फाइनली सीए इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड कि अब टाइम है कोर्स को चेंज करने का. लेकिन हमारा सीए इंस्टीट्यूट एक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंदर बनी हुई बॉडी है दोस्तों, तो पार्लियामेंट से ऊपर तो नहीं है. राइट, सो वी आर स्टिल गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसीलिए जो भी कोर्स में चेंजेस होते हैं दोस्तों, खासकर जो पूरी स्ट्रीम चेंज हो रही होती है, जब मैसिव चेंजेस आते हैं कोर्स के अंदर, तो ये अप्रूवल के लिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास. और वो चीजें अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पेंडिंग पड़ी है, ऐसा बताया गया है बाय द आईसीआई, कि हमने तो अपनी तरफ सब कुछ कर दिया है, लेकिन जब तक एमसीए से अप्रूवल नहीं आ जाती तब तक नई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता. ठीक है दोस्तों, तो ये वो सिचुएशन है जहां पे अब हम स्टैंड करते हैं. आप जिस टाइम पे आए हैं, एज ऑफ नाउ ओल्ड कोर्स एप्लीकेबल है. एज ऑफ नाउ जो बच्चे मई के लिए पढ़ रहे हैं, मई 2023 के लिए ओल्ड कोर्सेज एप्लीकेबल. लेकिन आप लोगों का जो पहला अटेम्प्ट होगा, आप लोग जो एग्जाम्स देंगे वो होंगे नवंबर 2023 में, और नवंबर के लिए क्या एप्लीकेबल होगा अभी तक उस पर 100% क्लैरिटी नहीं है. लेकिन दोस्तों, जैसे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, लेट्स अप्लाई दैट प्रोबेबिलिटी दोस्तों. वो हम कहते हैं मोस्ट लाइकली आउटकम क्या होगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज की है. तो आज के टाइम पे ऐसा कहा जा रहा है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि न्यू कोर्स आपके लिए अप्लाई हो जाएगा. तो वी आर होपफुल कि नया कोर्स जल्दी ही नोटिफाई होगा और आप लोगों के नवंबर 2023 के लिए नया कोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा. राइट दोस्तों, तो क्या चेंजेस हैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूं, ताकि हम लोग किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो बात आप समझ सके. राइट, और आपके दिमाग में ये डिलेमा भी ना रहे, सर अगर नया चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या हमने आज जो पढ़ा या कुछ दिन हम जो पढ़ेंगे क्या वो वेस्ट जाने वाला है. तो उसी बातों को समझाने के लिए ये डिस्कशन कर रहा हूं दोस्तों. सीए इंटरमीडिएट का जो ओल्ड कोर्स, यानी ओल्ड नहीं कहूंगा, लेट्स पुट इट दिस वे, एट प्रेजेंट जो चल रहा है, ओल्ड तो तब होगा जब ये अर्स्टवाइल हो जाए. अभी जो एट प्रेजेंट चल रहा है एंड द वन विच इज प्रपोज्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है. तो बेटा एट प्रेजेंट इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स होते हैं, 8 पेपर्स, और प्रपोज्ड है 6 पेपर.
हम इस 8 की जर्नी से 6 पे जाने वाले हैं, मतलब 2 स्वेट कम हो रहे हैं। हाँ, देख के तो संतुष्टि मिलती है, 2 पेपर कम होने वाले हैं। ये 8 पेपर डिवाइडेड थे दोस्तों 2 ग्रुप्स में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ 4 पेपर्स ईच। 4 पेपर ग्रुप 1 के, 4 पेपर ग्रुप 2 के, और अब यही जर्नी डिवाइड हो रही है अगेन 2 ग्रुप्स में, 3 पेपर ग्रुप 1, 3 पेपर ग्रुप 2। ये ग्रुप का क्या मतलब है दोस्तों? इट इज लाइक फाउंडेशन में तो 4 ही पेपर थे, ऐसा कोई ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। यहां ग्रुप का मतलब होता है दोस्तों, इट्स अ क्लस्टर ऑफ पेपर्स जो आपको कम से कम एक टाइम पे इकट्ठे बैठ के देने हैं। यानी इन वन अटेम्प्ट यू नीड टू अपीयर फॉर एटलीस्ट एंटायर ग्रुप, वन ऑफ द ग्रुप्स, राइट दोस्तों? तो आप पेपर में देना चाहें तो एक ग्रुप दे सकते हैं, आप देना चाहें सेकेंड ग्रुप दे सकते हैं, आप देना चाहें बोथ ग्रुप दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैं इसके 2 पेपर दूंगा, हाँ तैयारी दो की हुई है, वो वाला काम नहीं हो सकता। सो ग्रुप बनाने का पर्पस ये है कि इट्स अ क्लस्टर ऑफ पेपर जिसमें आपको कम से कम उतने पेपर्स में एक अटेम्प्ट पे इकट्ठा बैठना है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, शायद अगर आप लोगों ने अपनी रिसर्च करी है तो इतना आपको किसी ने गाइड किया हो कि एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, ऐसी बातें सुनी दोस्तों मार्केट में एवरीवन? हाँ, डराया भी गया होगा एक ग्रुप देना आराम से। अब देखो दोस्तों, ये एक ग्रुप और 2 ग्रुप का फितूर कहां से आता है? इट्स ऑल अ माइंड गेम। और माइंड गेम के अंदर लोग कहते हैं अगर एक ग्रुप देते तो प्रेशर थोड़ा कम होता, राइट? प्रेशर गेम, इट्स ऑल मेड लाइक अ प्रेशर गेम। तो प्रेशर गेम के साथ एक एडवांटेज था जो बच्चे को पहले दिखता था। ओल्ड स्कीम में, जो ओल्ड कोर्स था उसके अंदर आप कोई भी एक ग्रुप क्लियर करके अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकलशिप? क्या है आर्टिकलशिप दोस्तों? आपको किसी सीए के अंडर ट्रेनिंग करनी है, राइट? तो 3 साल की पहले आर्टिकलशिप होती थी, कोई भी एक ग्रुप क्लियर करके आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे। तो बच्चों को लगता था यार एक काम करते हैं, एक ग्रुप पास करो, अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करो और आर्टिकलशिप के बाद अपना ग्रुप 2 कर लीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? तो आपकी सीए की जर्नी चलती रहेगी और उसी 3 साल की आर्टिकलशिप में आप अपना इंटर का ग्रुप 2 भी क्लियर करेंगे और फिर फाइनल की तैयारी करके फाइनल के पेपर्स दे देंगे। तो बच्चों की जर्नी लंबी नहीं होती थी, टाइम बच जाता था, ऐसा बच्चों को लगता था थियोरेटिकली। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली बात करूं, आपको क्या लगता है दोस्तों, जब आप आर्टिकलशिप में होंगे, यानी बेसिकली सो कॉल्ड आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पहला कदम रखेंगे, क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको बहुत टाइम मिल जाएगा? प्रैक्टिकल वर्ल्ड के पहले 6-8 महीने कहां निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। जब आप नई नई चीजों में जाते हैं, नया कुछ सीखने को मिलता है, आप सीखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, यू डोंट गेट टाइम टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स। तो ऐसे मैंने बहुत सारे, मैं हर सबको यही एडवाइस देता था बेटा कि बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही अपनी आर्टिकलशिप शुरू कीजिएगा। लेकिन कई बच्चे नहीं मानते, कई बच्चे थोड़े एडमेंट होते हैं चीजों को लेके। एंड बिलीव मी दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने एक ग्रुप अच्छे से क्लियर किया और अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर दी, राइट? और उनका सीए फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ। मतलब 3 साल हो चुके हैं आर्टिकलशिप को, सीए फाइनल का अटेम्प्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक उनका इंटर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों? क्योंकि आप सोच के देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाने के बाद आप सुबह से लेकर शाम तक तो अपनी आर्टिकलशिप में होंगे। शाम का मतलब है कभी कभी लेट नाइट्स भी होती है, लेकिन मान लो 6 बजे आप वापस आ जाए, 6-6:30 बजे तक आप वापस आ जाए। सुबह का गया हुआ बच्चा 6-6:30 अगर वापस आ रहा है काम करके, वहां आपको बिठा के आपकी आरती तो नहीं की जाएगी, तो ऑफकोर्स वहां काम कराया जा रहा है, तो थके तो होंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है, घर आके बहुत हिम्मत होगी? आओ आज अमित सर की क्लास देखते हैं, हाँ, और उसके बाद होमवर्क भी कर लेते हैं, उसके बाद टैक्स भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होती दोस्तों, हमारी बॉडी है इतना यूज टू नहीं होती। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड जब तक आप लोग गए नहीं है उसके अंदर, अभी वो दुनिया बहुत डिफरेंट है, राइट? तो इसीलिए बच्चों को लेकिन ये एडवांटेज दिखती थी, इसीलिए बच्चा ये बातें सोच लेता था कि एक ग्रुप के बाद भी आर्टिकलशिप शुरू कर लेता हूं, प्रेशर थोड़ा कम रहेगा और 3 साल में आराम से एंजॉय कर लूंगा। अब दोस्तों, नई स्कीम के अंदर यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप ओनली आफ्टर यू हैव क्लियर्ड योर बोथ ग्रुप्स। जब तक आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों? तो अब बताइए, मैं नवंबर में एक अटेम्प्ट दूं और फिर मई में दूसरा ग्रुप दूं, क्या 6 महीने वेस्ट कर रहा हूं? यस और नो एवरीवन? और बस एक छोटी सी बात बता दो, फाउंडेशन में कितने पेपर दिए आप लोगों ने? 4 मैनेज कर लिए। 12th में कितने पेपर दे के आए हो? 5, कुछ लोगों ने 6 भी दिए, एक एडिशनल पेपर भी।
यहां भी आपको 6 देने हैं दोस्तों, तो 6 पेपर देके अपना जल्दी से जर्नी खत्म करो और आगे बढ़ो दोस्तों। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन सबके लिए यही होती है, खासकर नई स्कीम के अंदर, दैट यू शुड ऑलवेज गो फॉर बोथ ग्रुप्स। बोथ ग्रुप का एक फायदा यह भी है दोस्तों, रैंक, ऑल इंडिया रैंक तभी आती है जब आप बोथ ग्रुप्स देते हैं। अगर आप में से कोई अपने आप को ऑल इंडिया रैंक की लिस्ट में देखना चाहता है तो फिर बोथ ग्रुप इज द ओनली वे। ठीक है दोस्तों, और हम सब ये सपने देखते हैं दोस्तों, बिग 4 में आर्टिकलशिप करूंगा, बड़ी बड़ी फर्म्स में आर्टिकलशिप करूंगा, अच्छी जगह जॉब लगेगी। जब आप ये सपने, और जो अभी 25 लाख का पैकेज, ये जो हम बातें बोलते हैं ना दोस्तों, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एसओएल से कर रहे होंगे कॉलेज, है कुछ लोग दोस्तों। हाँ, अब देखिए अच्छी बात है, आप एसओएल से कर रहे हैं, आप यू आर फोकस्ड कि आपने सिर्फ सीए करना है। लेकिन दोस्तों नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, एक एसआरसीसी ग्रेजुएट या एक हिंदू हंसराज वेंकटेश्वर ग्रेजुएट विद सीए इंटरमीडिएट, राइट। एक ग्रेजुएशन कर ली है बच्चे ने अच्छे कॉलेज से, और उसके साथ उसके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है, इंटरमीडिएट कर लिया उसने। और एक एसओएल का बच्चा है, उसने भी इंटर कर लिया है। दोनों लोग एक जगह आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रेफरेंस किसको मिलेगी? मिलेगी दोस्तों। क्यों? उसके साथ उसके कॉलेज का ब्रांड नेम, अच्छा ब्रांड नेम जुड़ा। मैं हर एरे गहरे कॉलेज की बात नहीं करता हूं दोस्तों, राइट, लेकिन अगर किसी के पास अच्छा ब्रांड नेम है तो क्या वो मैटर करेगा? करेगा दोस्तों। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा फिर आप लोगों के पास? आपका अच्छा स्कोर, आपकी अच्छी नॉलेज, और अगर उस पर रैंक लग जाए तो 4 चांद हो जाए दोस्तों। फिर चाहे वो एसआरसीसी ग्रेजुएट हो लेकिन उसका रैंक ना हो, और आपके पास रैंक है, इसका मतलब आपने प्रूव किया है दैट यू आर मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेटल, आप उस प्रेशर को बियर कर पाए, फिर एडवांटेज लेके जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपका सपना आज के टाइम पे ये वाला होना चाहिए दोस्तों कि मुझे ऑल इंडिया रैंक के लिए टारगेट करना है। होगा दोस्तों एवरीवन? हाँ या ना? और पेपर कितने? फाउंडेशन में 4 दे के आ रहे हो, इंटर में 6 देने हैं, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोस्तों। एक ही बार में हो जाएगा, 100% हो जाएगा, राइट। ओके दोस्तों, नाउ कमिंग फॉरवर्ड। सो दोस्तों सिर्फ पेपर्स की एक बार लिस्ट की बात कर देता हूं। जो ग्रुप 1 के हम सब्जेक्ट्स की बातें करते थे पहले, दोस्त वर अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, रादर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और टैक्स का पेपर। और ऐसे ही दोस्तों ग्रुप 2 के अंदर हमारे 4 पेपर्स थे, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिटिंग, EIS-SM एंड FM एंड इको फॉर फाइनेंस। FM एंड इको फॉर फाइनेंस, ये एट प्रेजेंट जो चल रहा है दोस्तों 8 पेपर, उसका ब्रेकअप था। हर पेपर 100 नंबर का, टोटल मिला के 800 नंबर के पेपर्स हैं। आपको पास होने के लिए वही क्राइटेरिया है जो पहले था, 40% मिनिमम इन ईच पेपर एंड 50% आपका एग्रीगेट बनना चाहिए। अब जो प्रपोज स्कीम है दोस्तों, उसके अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये 3 पेपर्स, अकाउंट्स, लॉ, और जो दोस्तों जो प्रपोज स्कीम आई थी, जो आज ऑफिशियली जो आईसीएआई ने पब्लिश की हुई है, उसके अंदर तीसरा पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का था। लेकिन जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जो प्रपोज चेंजेस है, जो ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है, बट जो मार्केट में कहीं ना कहीं से इलिसिट सोर्सेस से आ चुके हैं, तीसरा पेपर यहां टैक्स का है दोस्तों, राइट। तो जो अभी तक स्कीम मार्केट में जो ऑफिशियली अनाउंस्ड है, उसके अंदर ये तीसरा पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन फ्रॉम ऑल सोर्सेस कंफर्म्ड तीसरा पेपर यहां टैक्स होने वाला है, राइट। और ग्रुप 2 में जाने वाला है पेपर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड FM एंड SM। यानी आपका जो पेपर अब होने वाला है दोस्तों, अगर आप देखें, पहले अकाउंट्स के 2 पेपर थे, फुल फ्लेश 2 पेपर 100 नंबर के। अब इनकी जगह बनने वाला है 1 पेपर, यानी अकाउंट्स का सिलेबस उड़ी बाबा इतना सारा नहीं दोस्तों। अकाउंट्स के सिलेबस में मैसिव चेंजेस हैं, लेकिन वो मैसिव चेंजेस क्या है उसकी थीम की बात करूंगा। एक बार पूरी स्कीम पे बात कर लेते हैं, फिर उस थीम पे लेके आऊंगा क्या हो रहा है, आप किस तरफ जा रहे हैं आगे, राइट। लॉ के कोर्स में जो अभी कहा जा रहा है, मोर और लेस बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े चेंजेस है बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर बस ग्रुप चेंज हो गया है, लेकिन कोर्स वाइज इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। टैक्स के पेपर में भी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, कुछ चेंजेस वाली, बहुत लिमिटेड चेंजेस वाली बातें हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अभी तक ग्रुप 1 में क्या चेंज दिखाई दे रहा है आपको?
मैसिवली अकाउंट्स में चेंज, क्योंकि दो पेपर की जगह एक पेपर बन रहा है। उसके बाद दोस्तों ऑडिटिंग में देयर आर नॉट मच चेंजेस एक्सपेक्टेड। ये जो पेपर था बेटा EIS, इस पेपर का फुल फॉर्म था एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ये पेपर कुछ IT रिलेटेड था दोस्तों, राइट। अब आप सोचिए, हम लोग आज के जमाने में अभी जो यहां जो क्लासरूम अकाउंटिंग करते हैं रजिस्टर्स में कर रहे होते हैं, बट आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अकाउंटिंग रजिस्टर्स पे हो रही होगी? बड़े बड़े बही खाते बनते होंगे? ऐसा नहीं, आज के टाइम पे अकाउंटिंग हो रही है सॉफ्टवेयर्स पे। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स है दोस्तों, वर्ल्ड के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर्स में से ERP सिस्टम्स है दोस्तों, जिसमें SAP, अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो, SAP, Oracle, इन्फोबान, ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसपे फॉर्च्यून 500 कंपनीज वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग करती हैं। तो EIS का पेपर जो था आपको उसी तरफ का कुछ नजारा दिखाने के लिए था, लेकिन एज अ CS स्टूडेंट बच्चा थोड़ा घबराता था इस पेपर के अंदर। सबसे वर्स्ट रिजल्ट जो होता था वो इस पेपर के अंदर होता था दोस्तों, टेक्निकल थ्योरी। एक तो थ्योरी, ऊपर से टेक्निकल, तो इसीलिए कई बच्चों को ये पेपर पसंद नहीं आता था। CA इंस्टीट्यूट ने इसे एग्जाम इवैल्यूएशन से हटा दिया है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्स से हट गया है, आप इस पूरी जर्नी के दौरान ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आपके एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन वाले सिस्टम में से हटा दिया गया है कि कम से कम एक CA के बच्चे को इस बात के लिए जज ना किया जाए कि उसे टैक्स आता है, उसे कॉस्टिंग आता है, अकाउंट्स आता है, लेकिन उसे EIS नहीं आता है, उसके लिए उसे फेल ना कर दिया जाए। तो इसीलिए आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में से गायब कर दिया गया है, राइट। यहां से दोस्तों EFF हटा दिया गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन था दोस्तों इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस का। जैसे हम सुनते हैं दोस्तों, इंडिया का GDP बढ़ रहा है, मोदी जी ने कहा हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक लेके जानी है। वो क्या मतलब है उन बातों का? वो सारी बातें जो एक CA के लिए इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट चीजें हैं, वो हम इस पेपर में पढ़ते थे। अब इस चीज को मूव किया जा रहा है टू दी फाउंडेशन, राइट। आप लोग कुछ स्कूल में शायद पढ़ के आए हैं दोस्तों, 12th में किसी को याद है नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ी थी? GDP, NDP, नेशनल इनकम, NNP, FC, ऐसी कुछ बातें। फिर वो बैंकिंग के बारे में, मनी के बारे में कुछ पढ़ा था दोस्तों आप लोगों ने। वो सब चीजें इस सब्जेक्ट का पार्ट था जो अब फाउंडेशन लेवल पे मूव किया जा रहा है। सो कंबाइन करके ये दो पेपर्स का एक पेपर बन जाएगा विच इज FMSM। बस छोटा सा फर्क यहाँ पे जो ये है, पहले FM 60 नंबर का था, EFF 40 का था। अब यहां पे ब्रेकअप 50-50 प्रपोज्ड है दोस्तों, ठीक है जी। तो आप देखिए, क्या FM के सिलेबस में कोई चेंज है? द आंसर इज नो। क्या SM में कोई चेंज दिख रहा है? द आंसर इज नो। तो कहने का मतलब सिलेबस वाइज अगर मैं कहूं तो चेंजेस नहीं आए हैं एक्सेप्ट अकाउंटिंग। तो फ्रॉम दैट एंगल अगर आप देखें तो यस, इट सीम्स कि दो पेपर कम हो रहे हैं दोस्तों। तो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि आप आज के टाइम पे बोथ ग्रुप का टारगेट करें और ऑल इंडिया रैंक के लिए जाएं। ठीक है दोस्तों, अब ले आता हूं आपको अकाउंट्स में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, पिछली स्कीम जो चेंजेस आए थे वो 2017 में आए थे, जो मई 2018 से इफेक्टिव हुए थे। तो CA फाइनल के सिलेबस में एक मैसिव पैटर्न चेंज किया गया था, जिसमें अगर आपने ये नाम कभी सुना हो, इंड AS, क्या ये नाम सुना दोस्तों? हाँ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच वर कन्वर्ज्ड, IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। शाबाश बच्चों। तो ऐसा कुछ, ये इंड AS की पूरी स्टडी जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्वालिफाइड CA के लिए, वो CA फाइनल में मूव कर दी गई थी। तो आप सारे इंड AS CA फाइनल में पढ़ते थे, राइट दोस्तों। अगर आपको कुछ याद हो, कभी ये टर्म भी सुनी आप लोगों ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सुना था दोस्तों। तो अकाउंट, आज की क्लास में इन्हीं चीजों की बातें करूंगा, इन्हीं चीजों को ओवरव्यू दूंगा दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली में 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जिसमें से 2 विड्रॉ हो चुके थे। तो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे 27, और उस 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से CA इंटर में ग्रुप 1 के अंदर हमें पढ़ाए जाते थे 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ग्रुप 2 में पढ़ाए जाते थे 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी इफेक्टिवली कितने? लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस था। ग्रुप 1 के अंदर वो 20-22 नंबर का आता था, 20-25 नंबर का। ग्रुप 2 में तकरीबन 30 से 35 नंबर भी होता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे उसे प्रिंसिपल लेड थ्योरी मानते थे दोस्तों, राइट। लेकिन आप सोचिए, कभी आप लोग जब 11th में पहला कदम रखा था दोस्तों, 11th में अकाउंटिंग की जब शुरुआत हुई थी, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जरा सोच के बताएं सबसे पहला काम क्या था? अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। किसी को याद है वो डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज एन, वो प्रोसेस से पहले शायद कभी आर्ट बोला जाता था दोस्तों, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। और फिर शायद ये डेफिनेशंस पढ़ाने के बाद थोड़ा डिलेमा में भी डाला गया था, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल।
फिर कहते थे अकाउंटिंग इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था दोस्तों? अकाउंटिंग साइंस है क्योंकि अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के अपने रूल्स हैं, और वो रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे दोस्तों, जो आज के टाइम पे दो हिस्सों में है कि एक एएस है और दूसरे इंड एएस है। ये क्या है, इसकी पूरी डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं, लेकिन शायद फाउंडेशन डेज में आपने इतना ओवरव्यू समझा था दोस्तों। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ये भी हम सारे इंटर में नहीं पढ़ते थे, और फोकस थोड़ा सा जितना होना चाहिए एक सीए के कोर्स में थोड़ा सा कम लगता था दोस्तों, एटलीस्ट एज अ टीचर मुझे भी कम लगता था। अब सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली फाइनल की लाइंस पे इंटरमीडिएट में सारी पढ़ाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेड कराने की कर दी है दोस्तों, यानी ऑल द पढ़ाई ऑफ अकाउंट्स वुड बी लेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी 29 के 29 में से जो एप्लीकेबल है कितने, 27, वो 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे इंटरमीडिएट में प्लस समथिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल फाइनल की तर्ज पे यहां कोर्स में मॉडिफिकेशंस की जा रही है। ये बात समझ आती है दोस्तों? अब देखिए, बच्चा इंटर पास कर लेता था और हमसे हमेशा एक चीज पूछता था, सर आर्टिकलशिप में मुझसे क्या पूछा जाएगा, आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझसे क्या पूछेंगे। मैं हमेशा सबको एक ही बात कहता था, बेटा कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्रीज क्या होने वाली है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब सीए इंस्टीट्यूट ने वही बात कर दी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेट पढ़ाई कराई जाए आपको, और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यही पे पढ़ाए जाए, विच इज अ वेरी वेलकम स्टेप दोस्तों। एक इंडस्ट्री में जैसे सीए की रिक्वायरमेंट होती है, आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल उसकी तरफ एक स्टेप है, एंड यू ऑल शुड वेलकम इट। आप एज ऑफ नाउ आपको नहीं पता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्या होते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट दिस चेंज। बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल मुझसे पूछे, तो जो एक एक्सपेक्टेशन मिसमैच होता था कि इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है और हम क्या दे रहे हैं बच्चे को, बच्चा क्या लेके जा रहा है इंडस्ट्री में, उसमें जो मिसमैच था वो इसी पॉइंट का था दोस्तों, जो अब दूर किया जा रहा है। राइट? एक चीज और दोस्तों, क्या ये भी इंजीनियरिंग या मेडिकल के रिजल्ट्स में अगर आप देखें, इंजीनियरिंग का पता है दोस्तों आपको, एंट्रेंस एग्जाम्स जो होता है जेई, राइट, जेई का जो एग्जाम होता है, जेई मेंस, प्रीलिम्स वगैरह, यहां पर बैठने वाले बच्चे तकरीबन 15-16 लाख होते हैं दोस्तों। 15-16 लाख बच्चा बैठता है और सीटें होती है हैंडफुल, कुछ हजारों में सीटें, बाकी सब वही रुक जाते हैं। लेकिन जो घुस पाते हैं दोस्तों, वो ऐसी क्रीम होती है कि वो उन्हें इंजीनियरिंग में दिक्कत नहीं होती, वो इंजीनियरिंग आराम से कर लेते हैं। एग्जैक्टली सेम वे मेडिकल में होता है दोस्तों। मेडिकल के एग्जाम्स में जो नीट का एग्जाम होता है, उसमें एक बहुत बड़ा चंक बैठता है, लेकिन सीट्स लिमिटेड होती है। जो पास हो जाता है वो वही होता है जो स्ट्रांग, अपने फंडामेंटल स्ट्रांग लेके आता है। लेकिन हमारी साइड पे सीए वाले कोर्स के अंदर उल्टा होता है। अभी तक उल्टा क्या है, हमारे यहां पे फाउंडेशन सबसे आसान स्टेज है, राइट, और बच्चा पेपर देने बैठा, मान लीजिए 2 लाख में से 30% बच्चा या 40% बच्चा पास हो गया, 60,000 80,000 बच्चा पास हो गया। यहां सीटों की लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, यहां कोई सीट्स, क्योंकि देयर इज नो इंस्टीट्यूट विच इज गेटिंग दिस डन फिजिकली, तो यहां सीट्स की लिमिटेशन नहीं थी। इसीलिए फाउंडेशन का पेपर इजी होने की वजह से बच्चे बहुत सारे यहां घुस जाते थे। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इंटर में और फिर फाइनल में। बहुत सारे लोग की साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है दोस्तों, सीए में लगा दिए 3 से 5 साल, 3 to 5 ईयर्स की बात कर रहा हूं, और अभी भी या तो हम फाउंडेशन क्वालिफाइड है, या फाउंडेशन प्लस एक ग्रुप इंटर क्वालिफाइड है, या इंटर क्वालिफाइड है, फाइनल नहीं हो रहा। आप कभी सुनते होंगे असली चीज वही घूमती है मार्केट में, 10 साल हो गए इसका सीए नहीं हुआ। नेगेटिविटी, पहले अटेम्प्ट में सीए किया, ऑलरेडी रैंक 1 बना, उसकी बातें, वो एक्सेप्शंस की बातें होती हैं। बीच वाले बाकी जो पहले अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं उनका कुछ नहीं, लेकिन बातें कहां शुरू होंगी, इसके 10 साल लगे, इसके 15 साल लगे। अब दोस्तों बिल्कुल इसी तर्ज पे हमारा इंस्टीट्यूट भी चेंजेस कर रहा है, और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे फाउंडेशन वुड बी वन ऑफ द टफेस्ट स्टेजेस। कोर्स को इतना बढ़ाया जाएगा या कोर्स के अंदर चीजें ऐसी डाली जाएंगी कि फाउंडेशन सबसे मुश्किल स्टेज हो, फिल्ट्रेशन यहां पे हो। जो फाउंडेशन नहीं क्लियर कर पा रहा वो अपना डिसीजन बना ले कि मुझे कुछ और करना है, 1 बार 2 बार 3 बार पेपर दीजिए, नहीं हो पा रहा छोड़िए, आगे बढ़िए, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन आपका वो टाइम कि 5 साल लगा दिए और अभी तक मैं यही फंसा हूं, ऐसा नहीं होगा। तो जो बच्चा इस स्टेज से निकलेगा वो श्योर होगा कि वो अपने बेसिक्स लेके आ रहा है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा है, और फाउंडेशन एंड इंटर में उसे दिक्कत नहीं होगी, वो नई चीज ऐड ऑन करेगा उसके अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? दैट इज वेयर वी आर मूविंग, एंड दैट्स अ वेरी वेलकम स्टेप इन द सेंस
कॉमर्स लाइन को लेके या सीए को लेके जो नेगेटिविटीज थी वो सिर्फ इसी बात के लिए थी। अदरवाइज दोस्तों इंजीनियरिंग में 16 लाख में से अगर 10,000 बच्चा पास होता है, हम वहां तो इतनी नेगेटिविटीज की बात नहीं करते, वहां तो बहुत अच्छा काम चल रहा है सबका। नेगेटिविटी किस बात की है? नेगेटिविटी से इस बात की आपके करियर के 5 साल लगवा दिए और अभी तक सीए नहीं बनवा पा रहे, 10 साल लगवा दिए सीए नहीं बनवा पा रहे, आगे नहीं होने वाला ऐसा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, वो जो एआई वाली हम बातें सुन रहे हैं वो आगे नहीं होंगी दोस्तों। जो सीए निकलेंगे वो ऐसी ब्रीड होगी कि उनकी मार्केट में अलग डिमांड होगी, अलग स्टैंडिंग होगी। हमारे सीएस की एवरेज सैलरीज आप वो 6-8 लाख वाली भी नहीं देखने वाले दोस्तों। आगे जब आप निकलेंगे कमांड वाले तो आपके पैकेज भी वही होंगे जो आप कमांड करेंगे, आप वर्दी होंगे उस चीज के लिए। तो इसीलिए बी प्राउड ऑफ जो चेंजेस हो रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, चेंजेस बेटा कभी ना कभी तो होने होते हैं। आप उस बैच के हैं जिसके टाइम पे ये चेंजेस हो रहे हैं और पता नहीं कि आपके लिए एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, राइट। तो इसीलिए दोस्तों अब आता हूं उस बात पे कि ये जो डिलेमा है कि हमारे लिए क्या होगा। जैसा सर ने कहा, सर अकाउंट्स के पेपर में मैसिव चेंज है, कुछ तो कॉमन भी है दोस्तों। आज हम कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे थे? वो 8 + 13 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ ही रहे थे दोस्तों। आगे पूरे 27 पढ़ने हैं, कम से कम इतना तो कॉमन है। उसके अलावा इंटर में हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते थे दोस्तों, देयर वर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, प्रैक्टिकल चैप्टर्स, उन सबको हटाया जा रहा है या मेजॉरिटी चैप्टर्स को हटाया जा रहा है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेड प्रैक्टिकल्स होंगे। सो इसीलिए हम 100% सिलेबस को तो अभी स्टार्ट नहीं कर सकते और स्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1-8 महीने में 15-20 दिनों में और क्लैरिटी आ जानी चाहिए। लेकिन जो चीज कॉमन है वहां से तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। एंड द कॉमन एरिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया वुड बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और दोस्तों अगर मार्केट में फैली हुई रूमर्स की बात कर दूं तो आगे ये कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग के पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वुड कमांड अ वेटेज ऑफ समवेयर अराउंड 60 to 80 मार्क्स। 60 से 80 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे पेपर के अंदर। जब सारा पेपर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेड है दोस्तों, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही तो होंगे और क्या होगा। तो इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उसको शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, अगर सीए इंस्टीट्यूट ये कह देता है आपके लिए ओल्ड कोर्स एप्लीकेबल है, तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो ओल्ड कोर्स में भी है, और अगर कोर्स चेंज हो जाता है तो वहां पर भी ये चीजें हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि आप जो पढ़ने वाले हैं वो आपको आगे काम आने वाला है। बढ़ा दूं आगे? ठीक है जी। तो बस एक चीज मान के दोस्तों कि अपने दिल से ये चीज निकाल दो कि मैं एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हूं, सिर्फ आप नहीं है, जो है सबके साथ है, राइट। और चेंज पॉजिटिव के लिए हो रहा है। आप इस चेंज के भागीदार इंटर में ना भी बन पाए तो फाइनल में जरूर बनेंगे, और फाइनल में भी इसके फायदे हैं स्कीम के चेंज के। तो इसीलिए यू विल बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस चेंजेस। सो बी प्राउड ऑफ व्हाट द इंस्टीट्यूट इज डूइंग, राइट। डोंट कैरी डिलेमास एंड बी फुल्ली इनटू योर इंटरमीडिएट स्टेज। कर ले शुरुआत। जय माता दी। तो जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओके, आ जाओ दोस्तों फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए दोस्तों, अब 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रीफर लेता हूं, जो जो आपको पता है। आप लोग हाथ खड़ा करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाउंडेशन में नाम तो सुना था, जो जो आपको पता है वहां से शुरू कर लेते हैं। क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने शब्दों में? कुछ नहीं चाहिए रिटर्न, कुछ भी कि बुक्स में जो लिखा था वो नहीं, आपको जो पता है। हाँ बेटा, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स है। हाँ बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओके। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हाँ बेटा। बच्चे ने कुछ वर्ड जो वहां पढ़े थे उनको यूज किया, लेकिन पूरी चीज नहीं बोली। कोई ऐड करना चाहेगा बच्चे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रॉडली 4 एस्पेक्ट से डील करते थे। बच्चे ने कहा एक है रिकॉग्निशन, दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा डिस्क्लोजर्स और चौथा प्रेजेंटेशन। क्या ये 4 शब्द सुने थे दोस्तों? हाँ बस सर, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, मना नहीं कर सकते आप लोग, अभी तो फाउंडेशन का रिजल्ट भी नहीं आया। ओके दोस्तों, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली वो बला है जिसकी वजह से अकाउंट्स को साइंस कहा जाता है। अकाउंटिंग के वो रूल्स हैं जो अकाउंटिंग को गवर्न करते हैं, और ये सारे रूल्स स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनाए जाते हैं। नाम ही क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए
जो रूल्स बनाए जाएं, दोज आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जरा समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये 4 लोग सीए बन गए हैं, दे ऑल हैव बिकम फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। और मान लीजिए मैं एक लाला हूं, मेरा अपना लाला बिजनेस, मैं बिजनेसमैन हूं दोस्तों, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन बिजनेस का पक्का हूं। अब मुझे अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनवाने हैं, तो मैं इनके, ये सारे लोग मान लीजिए अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर डूइंग देयर प्रैक्टिस। मैं इनके ऑफिस जाता हूं, पहले के ऑफिस जाता हूं और इनको कहता हूं, दोस्त मेरे बिजनेस के अकाउंट्स बना दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हाँ हाँ सर बिल्कुल बना दूंगा, काम आता कौन मना करता है। तो ही इज वेरी हैप्पी कि नया काम आ रहा है। तो मैंने इनसे बातों में पूछ लिया कि कितने साल हो गए सीए बने? अभी भी बनाऊं सर। ओहो, मेरे दिल में एक डर आ गया दोस्तों, एक नए नौसिखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम दे रहा हूं, बट कोई बात नहीं, मैं इनसे अपने पीएनएल बैलेंस शीट बनवा लेता हूं दोस्तों। ये मेरे पहले जिनसे मैंने बनवाया और इन्होंने मेरा साल का प्रॉफिट लॉस निकाला दोस्तों 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस, ठीक है जी। लेकिन मेरे दिल में एक डर है दोस्तों। डर किस बात का? नया नया है यार, कुछ गलती ना करी हो। तो मैं अपने आप को कंफर्म करने के लिए एक और सीए के ऑफिस में जाता हूं, ठीक है। दूसरे सीए के पास गया और दूसरे सीए को भी सेम किताबें दी हैं, सेम चीजें बताई हैं कि मेरे बिजनेस में ये हुआ है, ये सब उसकी बुक्स है, फाइनेंशियल बना दीजिए। और दूसरा सीए, उसने मेरा नेट प्रॉफिट निकाला है दोस्तों 14 लाख रुपए। उड़ी बाबा, मेरा तो माथा ठनक गया दोस्तों। सेम बुक से एक ने प्रॉफिट निकाला 12 लाख, दूसरे ने निकाला 14 लाख। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मैं इनसे भी पूछ लेता हूं, यार कब बने थे सीए? ये भी कह रहे सर अभी भी बनाऊं। ओहो, अब तो भरोसा नहीं कर सकता। एक और के पास जाता हूं, तीसरे के पास जाता हूं दोस्तों, और तीसरा मेरा प्रॉफिट निकालता है 10 लाख रुपए। बड़ी नाइंसाफी है। और बस इतने से परेशान होकर मैं चौथे के पास नहीं जाता, मैं सीए इंस्टीट्यूट की एक चिट्ठी लिखता हूं दोस्तों, और चिट्ठी में ये लिखता हूं, किस तरह के सीए बना रहे हो भाई? एक ही बुक से 3 लोगों ने, 3 सीएस ने अलग अलग प्रॉफिट निकाल दिया। ये क्या बला है भाई? क्या मेरा भरोसा अकाउंटिंग से उठ जाएगा दोस्तों, या मेरा भरोसा अकाउंटिंग प्रोफेशनल से उठ जाएगा? क्योंकि ये सब एक जैसी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो अकाउंटिंग में ट्रस्ट कब बनेगा, रिलायबिलिटी कब आएगी दोस्तों? जब सब एक जैसी अकाउंटिंग करे, स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग की जाए। और उस स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग को करने के लिए बनाए जाते हैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? तो अगर मैं इनके पास जाता हूं, ये भी मेरा प्रॉफिट निकालते हैं 12 लाख, उनके पास जाता हूं, वो भी निकालते हैं 12 लाख, वो भी निकालते हैं 12 लाख, तब मैं कहूंगा हाँ यार सब एक जैसा काम कर रहे हैं, मतलब सही कर रहे हैं। ऐसा होगा दोस्तों? तो बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, बिफोर आई डेल्व मोर इनटू इट, और क्या पता है दोस्तों एएस कौन बनाता है? एएस, हाँ कहीं जोर जोर से आवाज मार दो, जल्दी से, कहीं से आवाज आई? आईसीआई बनाता है, हाँ कहीं से और आवाज आई? नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए आईसीआई बनाता है, ऐसा कुछ नाम सुना था। ओके, और एएस के अलावा और भी कुछ है दोस्तों मार्केट में। इंड एएस, अभी हम शब्द यूज कर रहे थे, इंड एएस, ये क्या बला थी? आईएफआरएस, कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आईएफआरएस क्या बला है दोस्तों? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये नाम सुना सबने? ओके दोस्तों, इन सब चीजों में आगे जाने से पहले लेट मी यूज अ वर्ड। या ये वर्ड सुना है आप लोगों ने दोस्तों? नहीं, आई थिंक घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां सिर्फ सीखने की जरूरत है। आप जितना सीखने को तैयार है उतना ज्यादा यहां बातें समझ आएंगी। फाउंडेशन तक हो सकता है इन चीजों का ज्यादा रोल नहीं था दोस्तों, लेकिन आगे आपकी लाइफ में ये बहुत हसीन रोल प्ले करने वाले हैं, तो इनसे अब तो नहीं भाग सकते, ठीक है। गैप का फुल फॉर्म है दोस्तों जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाम 4 वर्ड्स है दोस्तों, 4 वर्ड्स पे आखिरी 2 वर्ड पहले देख लीजिए। अकाउंटिंग के सिद्धांत, पहले 2 वर्ड्स देख लीजिए। तो जनरली जो फॉलो किए जाते हैं, जनरली जो एक्सेप्ट हो गए कि अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर्स जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है। तो जिस दायरे में अकाउंटिंग की जाती है, जो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है जनरली, उसे कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दीज इंक्लूड, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं, इसमें लॉ भी आ जाता है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर आप काम करते हैं वो सब चीजें आ जाती है। कुछ प्रैक्टिसेस भी जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट कर ली वो भी आ जाती है। ये सब चीजें मिला के बनता है आपका गैप, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इंडिया में
जो फॉलो किया जाता है या किया जाता है और था, उसे कहते हैं इंडियन गैप। मतलब एक इंडियन एंटिटी जो फॉलो करेगी वो रूल्स फॉलो करेगी जो इंडिया में एक्सेप्टेबल है दोस्तों, इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, यानी इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया के लॉज, इंडिया की प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें, एंड दोज आर टर्म्ड एज इंडियन गैप। लेकिन एक यूएस कंपनी है दोस्तों जो यूएस में लिस्टेड है, उसे फॉलो करना होगा यूएस गैप। एक यूके कंपनी है, उसे फॉलो करना होगा यूके गैप। तो देयर आर मल्टीपल गैप्स। ये गैप मतलब वो डिफरेंस वाली बात नहीं कर रहे, गैप अगेन अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं जो हर देश में, हर रीजन में अलग अलग फॉलो किए जाते थे दोस्तों। पाकिस्तान का भी अपना था पाकिस्तानी गैप, श्रीलंका का भी था लंकन गैप, ऑल ऑफ देम फॉलो दैट दोस्तों, ऑल ऑफ देम। अब आपने ये नाम सुना जो बच्चे ने आगे बोला IFRS, क्या लगता है दोस्तों क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब बताइए दोस्तों, ये नाम पढ़िए सिर्फ, रीड आउट दिस नेम, व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? इस नाम को पढ़ के क्या लगता है? क्या ये इंडिया का है, यूएस का है, यूके का है? इंटरनेशनल है दोस्तों। नाउ इट रिमूव्स द टेरिटोरियल बाउंड्रीज। अब ये हटा देता है वो बाउंड्रीज की, ये इंडिया का, ये पाकिस्तान का, ये श्रीलंका का। नाउ इट इज ऑल स्टैंडर्ड्स डीलिंग विद इंटरनेशनल ट्रीटमेंट ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या बोला है, इस पे भी चलेंगे दोस्तों। तो आपने जितनी अभी तक बातें सुनी है, AS, इंड AS, IFRS, ये सब क्या बलाए हैं, इस बड़ी पिक्चर में अब इसको फिट करने की जरूरत है दोस्तों। राइट एवरीवन? तो आ जाइए मेरे साथ, आपके सिलेबस का इंटरमीडिएट जर्नी का पहला डिस्कशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग में है दोस्तों, इशूड बाय, किसी ने आवाज मारी थी, कौन इशू करता है? ICAI। बच्चे ने कुछ उसमें ऐड कर दिया, वो सिर्फ नॉन। तो बेटा ऐसे समझ लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब आपको किसी से वो राइट्स मिले हो। तो या तो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी जो होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना सकती है, या खुद सरकार बनाएगी, सरकार के पास पार्लियामेंट से राइट्स मिले हो, या सरकार द्वारा कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई जाए, उसके पास अधिकार हो। तो जिसको भी अधिकार दिया जाए वो बनाएगी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, जैसे हमारे केस में ICAI, जिसके आप मेंबर बनने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। राइट एवरीवन? एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया AS इशू नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि वो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी नहीं है, वो एक्सपर्ट सेक्रेटेरियल कंप्लायंस बॉडी है। वो CS बनाते हैं कंपनी सेक्रेटरीज, वो सेक्रेटेरियल कंप्लायंस देखते हैं। अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हमारा इंस्टीट्यूट है दोस्तों। तो ICAI के पास अधिकार हो सकता है, या बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी, अगर किसी और रेगुलेटरी बॉडी को भी अधिकार दिया जाए किसी लॉ के अंदर। राइट दोस्तों? और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं दोस्तों, वो ब्रॉडली 4 एस्पेक्ट से डील करते हैं, जो बच्चे ने बोलना शुरू किया था। कौन कौन से? सबसे पहला रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा प्रेजेंटेशन, एंड चौथा, अब ये क्या बला है, एक एक करके सबको समझते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद 4 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट पकड़ लीजिए दोस्तों, रिकॉग्निशन। चलिए कुछ पूछता हूं आप लोगों से, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बेटा मैंने एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपीस की, ठीक है, इसके इंस्टॉलेशन पे 1 लाख का खर्चा किया है, ठीक है। सोच के आंसर जल्दी से दे दीजिए। 10 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 1 लाख रुपए। तो मशीन कैपिटलाइज करूं कितने में? 11 लाख। पक्का दोस्तों? ये बात आपने कहां से बोली दोस्तों? हाउ डिड यू से 11 लाख रुपए? सिर्फ 10 लाख, मशीन तो 10 की खरीदी। अब आपने एक प्रिंसिपल बोल दी कि सर एसेट को खरीदने और उसे रेडी टू यूज बनाने के सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, ऐसा बोला दोस्तों। यानी आप जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो है एसेट्स, और वो भी खासकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड, कि जो खर्चा हमने किया वो कब पीपी के रूप में बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा।
मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? आपने 10 लाख का भी खर्चा किया, आपने 1 लाख का भी खर्चा किया, लेकिन आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, और आपने उसका रीजन दिया एसेट को रेडी टू यूज बनाने के जो खर्चे। ये सब रीजंस जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आते हैं। AS 10 इसके बारे में बात करेगा। इट वुड ले डाउन द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। चलिए अब ये बता दीजिए बेटा, 1 साल बाद इस मशीन को रिपेयर कराने की जरूरत पड़ी, रिपेयर्स, और हमने रिपेयर्स पे 50,000 का खर्चा किया। क्या करूं इसका? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मशीन में डालूं या PNL में डाल दूं? क्या बात कर रहे हो? पहले जो इंस्टॉलेशन 1 लाख किया था उसे मशीन में डाला, अब की बार वाले को PNL में। ऐसा क्यों कहा ऐसा आप लोगों ने कि वो एसेट को मेंटेन करने का खर्चा है? ऐसा ही दोस्तों। तो ये सब बातें आर कवर्ड अंडर दिस कि ये खर्चा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स मीट नहीं करता, और इसीलिए ये PP की तरह बुक्स में दिखाया नहीं जा सकता, और इसे कहां ले जाएंगे? PNL अकाउंट के अंदर। ये सब बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले करते हैं दोस्तों। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वुड प्रोवाइड, रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वुड प्रोवाइड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इन सब के बारे में हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस एरिया से डील कर रहा होगा बताएगा कि इस चीज को कब रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो कौन सा खर्चा उस पर रिकॉग्नाइज होना है, यानी एसेट रिकॉग्नाइज होना है, और कौन सा खर्चे की तरह जाना है, ये सब बातें करेगा AS 10 डीलिंग विद PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। वैसे ही इनटैंजिबल एसेट है, मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं दोस्तों, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट में कौन सा खर्चा कैपिटलाइज होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा खर्चा एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा, ये सारी बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करेंगे। AS 26 डील करता है, जब जब टाइम आएगा इनकी बातें करेंगे दोस्तों। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू, सॉरी, द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट आइटम्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए मेरा बैच स्टार्ट हुआ, मैंने पढ़ाना शुरू किया, और आप लोगों ने अपनी फीस एडवांस में दी है। वो फीस मेरे इंस्टीट्यूट को मिली, क्या ऐसे अपने ऊपर ले आओ ना, सबसे अच्छी बात रहती है, जो यहां से आप देख सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, क्या जो पैसे आप लोगों ने दिए हैं, क्या वो मेरे इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू हो गया? क्या हम उसे अपने इनकम रिकॉर्ड कर लें? हाँ दोस्तों, नहीं। क्यों नहीं? अभी सर्विस देनी बाकी है। I cannot recognize that as my revenue because revenue recognition का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। और ये सारी बातें इनकम्स रिकॉग्निशन के अंदर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे दोस्तों, AS 9, which would talk about that. Is that okay everyone? पक्का? रिकॉग्निशन वर्ड का मतलब समझ आता है? When would you recognize that item as an asset or a liability or incomes or expenses? सबके अपने क्राइटेरियाज होंगे दोस्तों। जय माता दी। इसे कहते हैं रिकॉग्निशन, और ये सारी बातें भी करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा पढ़िए दोस्तों, दूसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट एवरीवन, लेट्स टेक मेजरमेंट वर्ड का वैसे हिंदी मतलब क्या होगा दोस्तों? मापना या नापना, राइट ना? सो आपने कहा मैं इस मशीन को अपनी बुक्स में PPE दिखाऊंगा, कैपिटलाइज करूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा, ये हो गया रिकॉग्निशन। अब कितने अमाउंट में दिखाऊंगा, दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट, राइट एवरीवन? जैसे आप लोगों ने कहा सर 11 लाख रुपए में दिखाएंगे, दैट 11 लाख रुपए इज द मेजरमेंट ऑफ आइटम। अब एक चीज और बता दीजिए, जैसे फिक्स एसेट है दोस्तों, फिक्स एसेट पहली बार आप बुक्स में लेके आए 11 लाख रुपए, क्या अब ये हर साल बैलेंस शीट में भी 11 लाख का ही आता रहेगा? जल्दी जल्दी बोलो, विल इट कीप ऑन अपीयरिंग इन बैलेंस शीट 11 लाख? नहीं, उसपे से डेप्रिसिएशन हटता जाएगा, एक्यूमुलेट डेप हटता जाएगा, और भी कुछ चीजें हटेंगी, तो उसके बाद जो नेट बचता है वो हम कैरी करते हैं। कैन आई से दैट दोस्तों? सो मेजरमेंट इनिशियली किस पे होना है, सब्सिक्वेंटली किस पे होना है? इनिशियली मतलब जब पहली बार रिकॉर्ड किया, और सब्सिक्वेंटली मतलब जब आप बैलेंस शीट में उसे कैरी कर रहे हो एक साल से दूसरे साल। ये सब बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। वो फीस वाली बात वापस लेके आता हूं। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों की फीस है 1 लाख रुपए। अच्छा 1 लाख है? अरे मान लो यार, अभी थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस के लिए मान लीजिए आप लोगों की फीस 1 लाख रुपए है, और आपका ये कोर्स चलेगा जनवरी से लेके जून तक, जनवरी 23 से जून 23 तक। आपने सारा पैसा मुझे आज ही पकड़ा दिया, सर लो 1 लाख रुपए। ओके, मैंने भी ले लिया बेटा। अब बेटा
आज कौन सा साल चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2022-23, और ये कोर्स एंड होगा 2023-24 में, हाँ या ना? अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में एंड होगा। तो मुझे सोच के आंसर दीजिएगा, ये 1 लाख रुपए जो आपने मुझे आज दिए हैं, क्या इसमें से 22-23 में कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं या ना करूं, या सारा 23-24 में रिकॉर्ड करूं? हाँ बेटा, सॉरी, तो क्या मैं कह दूं दोस्तों 6 महीने का कोर्स है मान लीजिए, और इस 6 महीने में से जैन टू मार्च 3 महीने इस साल के हैं, और अप्रैल से लेके जून तक अगले साल के हैं, मान लीजिए इक्वली स्प्रेड है, ऐसा नहीं कि पहले 3 महीने ज्यादा पढ़ा रहे हैं, आखिरी 3 महीने ज्यादा पढ़ा रहे हैं, सब इक्वली स्प्रेड है। तो क्या मैं इस 1 लाख में से 50,000 का रेवेन्यू यहां रिकॉर्ड कर लूं, 50,000 का यहां पे दोस्तों? तो वन इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना, सर्विस दी या नहीं दी, वो सब बातें जो हम करते हैं। दूसरा दोस्तों मेजरमेंट, कितने पे करना है, क्या पूरा 1 लाख कर लूं या कुछ भी ना करूं? तो इस साल के लिए 50,000 कर लो, अगले साल के लिए 50,000, दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, वैसे आप लोगों को अगर मुझे सही याद है, फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा था, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। ऐसे मत देखो यार, मतलब ऐसे रिएक्शंस है ना। कौन से फाउंडेशन की बात कर रहे हो, हमारे फाउंडेशन की? हाँ हाँ, तुम्हारे फाउंडेशन की। अच्छा चलो, अगर चैप्टर के नाम से याद नहीं है तो ये बताइएगा दोस्तों, वो 4 वैल्यूएशन के बेसिस होते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, क्या ऐसा कुछ पढ़ा था दोस्तों? वो सब मेजरमेंट के डिसिप्लिन के ही बेसिस थे, वैल्यूएशन के बेसिस। वो यही मेजरमेंट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो चीजों को मेजर इन 4 में से किसी एक बेस पे किया जाता है। वो कैसे होता है, कौन सी चीज किस बेस पे होती है, ओवर अ पीरियड देखते चलेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वुड डिक्टेट कौन सी चीज कहां पे होगी। ठीक है, एक छोटा सा चीज और जोड़ देता हूं, इन्वेंट्री, ये तो पढ़ा था सबने। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिचएवर इज, अच्छा, और फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऐसा पढ़ा ना दोस्तों? ये सब बातें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी मिलेंगी। ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स थी जो आपने पढ़ी, उसे अप्लाई करते हुए आपके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। कौन सी आइटम किस बेसिस पे होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तो किस पे होंगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स है तो किस पे होंगी, ये सारी बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिक्टेट करेंगे। लॉजिक वही रहेंगे जो आप पहले पढ़ के आते हैं, उसी को आगे बिल्ट ऑन करते चलेंगे। ठीक है जी, मेजरमेंट, ये सब बातें मेजरमेंट के अंदर एएस कवर कर देंगे। नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर के लिए तभी ज्यादा मीनिंगफुल है, वो तभी ज्यादा समझ पाएगा जब उसे ढंग से प्रेजेंट किया जाए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं कौन सी चीज को कैसे प्रेजेंट किया जाना है। व्हाट रूल्स डू यू नीड टू फॉलो व्हाइल प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, कंपनी केस में आपने नोट्स टू अकाउंट बनाई दोस्तों। तो जब आप पीएनएल या बैलेंस शीट बनाते थे, कंपनी की बैलेंस शीट याद कीजिए, क्या कंपनी की बैलेंस शीट में एक ऑर्डर होता था दोस्तों? पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज होती थी, करंट लायबिलिटीज होती थी, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो देयर वाज एन ऑर्डर व्हिच वाज फॉलोड, राइट एवरीवन? तो बैलेंस, और उस हेड के अंदर भी कौन सी आइटम दिखाई जानी है उसके भी ऑर्डर थे। सो ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल कोई इंफॉर्मेशन कैसे दी जानी है, दैट इज प्राइमरली टर्म्ड एज प्रेजेंटेशन। कैसे बताना है, कैसे, राइट? और नोट्स टू अकाउंट्स में दोस्तों क्या बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करते थे आप? जरा याद कीजिए, शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट के फेस पे तो शेयर कैपिटल एक फिगर आती थी, नोट्स में क्या बताते थे दोस्तों? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल, फुली पेड अप, पार्टली पेड अप, और वो शेयर्स, हाँ कोई फोरफीटेड का अमाउंट है, कॉल्स इन अरियर्स है, कुछ ऐसा भी बताते थे, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसी बातें। बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं दोस्तों। वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि एक यूजर अकाउंट्स को ज्यादा बेटर समझ सके। उसके लिए वो सिर्फ एक फिगर ना हो, उसके आसपास की जितनी इंफॉर्मेशन उसके लिए जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन उसे बताई जाए। एंड ऑल दैट इज टर्म्ड एज डिस्क्लोजर्स। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी को याद है एक टॉपिक पढ़ा था, कंटिंजेंट लायबिलिटी? हाँ याद है दोस्तों? क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स पे रिकॉर्ड होती है? नहीं। तो इट इज लाइक, सिंपल भाषा में समझिएगा दोस्तों, मेरे ऊपर किसी ने केस किया है कि मैंने उसका कॉपीराइट इस्तेमाल किया है बिना उसकी परमिशन के।
राइट दोस्तों, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स का केस है। और मैं अपने वकील से पूछता हूं सर क्या होगा, वकील सारी बातें पढ़ने के बाद समझने के बाद मुझे कहता है सर आप चिंता मत करो, हम ये केस बचा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या मुझे अपनी बुक्स में कोई प्रोविजन बनानी चाहिए लीगल क्लेम्स की या नहीं? क्यों नहीं दोस्तों? मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूं एक लॉस को। मैं इस केस में क्या एंटिसिपेट कर रहा हूं? जीतना, प्रॉफिट नहीं, जीतना। प्रॉफिट और जीतने में फर्क है दोस्तों। मतलब सामने वाली पार्टी ने मेरे ऊपर क्लेम किया कि मैंने उसका कॉपीराइट इस्तेमाल किया और 2 लाख रुपए का केस है दोस्तों। यानी अगर मैं हारा तो मुझे क्या देना होगा, और अगर जीत गया तो कुछ नहीं, बस बचा लूंगा, डिफेंड कर लूंगा। राइट? तो इट इज नॉट अबाउट अ गेन, इट इज अबाउट ईदर यू लूज और यू डिफेंड दैट केस सक्सेसफुली। लेकिन मेरा वकील क्या कह रहा है? बचा लेंगे सर, चिंता मत करो। तो एम आई एंटिसिपेटिंग अ लॉस? नहीं। तो क्या करना चाहिए मुझे? बुक्स में इसे रिकॉर्ड, और इसी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। राइट? अगर कुछ भी चांसेस है हारने के तो हम कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब जरा सोच के बताएं दोस्तों, आप लोग मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, यू ऑल आर शेयर होल्डर्स ऑफ माय कंपनी। मैंने बुक्स में एक केस को रिकॉर्ड नहीं किया, ये वाला केस, क्योंकि मेरा वकील कह रहा था मैं जीत जाऊंगा, बचा लूंगा इस केस को। क्या एज अ इन्वेस्टर, एज अ ओनर, क्या आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए? क्या आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों? क्यों जरूरी है? लेट्स ऐड सम मोर फैक्ट्स टू इट। वकील से मैंने पूछा सर कितने % चांस है कि हम जीत जाएंगे? वकील कहता है 70% चांस है हम केस जीतेंगे। ठीक है, तो आज के दिन में जीतना एंटिसिपेट कर रहा हूं या हारना? जीतना। 70% चांस है, प्रोबेबिलिटी 70% जीतने की, तो मैं जीतना एंटिसिपेट कर रहा हूं। बट क्या स्टिल देयर आर 30% चांस ऑफ लूजिंग? क्या मैं हार सकता हूं दोस्तों? मैंने अपनी बुक्स में कोई प्रोविजन नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगता था आई एम नॉट गोइंग टू लूज इट, बट आर देयर स्टिल सम पॉसिबिलिटी कि मैं हार जाऊं? तो क्या एज अ शेयर होल्डर आपको ये बात पता होनी चाहिए? कल को अगर वो 30% वाली पॉसिबिलिटी आ गई तो हो सकता है ऐसा। तो शुड यू बी अवेयर ऑफ दैट? ऑल सच थिंग्स आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्या क्या डिस्क्लोज करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, एडिशनल इंफॉर्मेशन जाए, यूजर उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से समझ सके और अपने डिसीजंस ले सके, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्न करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाए। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? एवरीवन? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रॉडली 4 एस्पेक्ट्स को डील करते हैं: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिकॉग्नाइज करने का मतलब कब उस चीज को एज अ एसेट या लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस, जो भी आइटम की हम बात कर रहे हैं, उसके किस कंडीशन को पूरा करने पे आप रिकॉर्ड करेंगे एज दैट आइटम। मेजरमेंट, किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और किस अमाउंट पे कैरी करेंगे। तीसरा, प्रेजेंटेशन, किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाएगा, ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट या फेस ऑफ P&L। और चौथा, डिस्क्लोजर्स, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी है अबाउट दैट पर्टिकुलर आइटम सो दैट ट्रांसपेरेंसी रिमेन्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग कैन बी प्रमोटेड। क्या ये बात समझ आती है दोस्तों? एवरीवन? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। सॉरी भाई, जैसा हमने कहा ना दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आगे पूरा बेस बनने वाले हैं आपके कोर्स का, आपके करियर का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ना पता हो, ये पता हो हर एएस में क्या लिखा है, लेकिन यही ना पता हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। पर्दा पूरा उठा दिया जाए। डेफिनेशन समझ आती है सबको दोस्तों? बढ़ जाऊं आगे एवरीवन? ले चलूं आगे? ओके दोस्तों, अब क्यों बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ये क्यों बनाए जा रहे हैं? वो कहां से कहानी शुरू की थी हमने दोस्तों? अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना है, राइट ना दोस्तों? और क्रिएटिव अकाउंटिंग की स्कोप को लिमिट करना है। क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब वो जैसे आप सुनते हैं ना, अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी विंडो ड्रेसिंग। लोग कलाकारी जो दिखाते थे, इसको ऐसे दिखा देते हैं, प्रॉफिट मैनेज हो जाएगा। हम उन सब चीजों को लिमिट करना चाहते हैं कि आपके हाथ में वो दायरा ही ना हो कि आप क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सके, और इन सब पर्पस के लिए बनाए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर सब बिजनेसेस एक जैसी अकाउंटिंग करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक मेरी कंपनी है, एक इनकी कंपनी है, ये मेरे कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर। अगर हम अकाउंटिंग एक जैसी करेंगे तभी तो एक यूजर हमारे रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकता है दोस्तों। अगर मैं अकाउंटिंग किसी और तरीके से करता हूं, ये अकाउंटिंग किसी और तरीके से करते हैं, क्या आप कंपैरिजन कर पाएंगे? बट क्या अकाउंटिंग का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था कंपैरिजन?
तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि कंपैरिजंस हो सके, उस पर्पस के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। इज दैट ओके एवरीवन? तो जल्दी से पढ़ेंगे दोस्तों। टू एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमारे फाइनेंशियल्स एक जैसे हो ताकि कंपेयर किया जा सके, एंड देयर बाय इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिलायबिलिटी कैसे बढ़ रही थी दोस्तों? सब लोग एक ही सेम चीज जब सब एक जैसा करेंगे तो क्या रिलायबिलिटी बढ़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और अकाउंटिंग पे और सीएस पे भरोसा बढ़ेगा। इस पर्पस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सबको पता हो इसी तरह से अकाउंटिंग होनी है, हर बिजनेस ऐसे ही अकाउंटिंग करे, उसकी गाइडलाइन सेट कर दी जाए उसके लिए, और टू रिड्यूस द स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। नाउ लेट मी जस्ट ऐड वन थिंग दोस्तों, यहां पे दोस्तों जैसे आप लोगों ने पढ़ा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सबको दिख रहा है दोस्तों? ओके, नहीं दिख रहा, कलर ज्यादा है, ये लो दोस्तों। आप लोगों ने कहा इन्वेंट्री को वैल्यू करते थे आप लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कॉस्ट निकालने के आपने अलग अलग मेथड्स पढ़े दोस्तों। फीफो पढ़ा, वेटेड एवरेज पढ़ा, वेटेड एवरेज रेट मेथड, लीफो पढ़ा, और सिंपल एवरेज भी पढ़ा, और भी कुछ चीजें पढ़ी दोस्तों, आगे और भी पढ़ेंगे। लेकिन क्या इतने सारे मेथड्स हैं दोस्तों कॉस्ट निकालने के लिए? यस देयर आर। लेकिन दोस्तों इतनी सारी ऑप्शंस अगर हो तो हर बिजनेस अलग अलग फॉलो करे और फिर रिजल्ट्स फिर नॉन कंपेरेबल हो जाए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं दोस्तों कि अगर कहीं पर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, तो कौन से ऑप्शंस अलाउड है। फॉर एग्जांपल दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अलाउ करता है फीफो और वेटेड एवरेज अपार्ट फ्रॉम सम अदर थिंग्स, बट इट डज नॉट अलाउ लीफो, इट डज नॉट अलाउ। ठीक है दोस्तों, तो एएस ने क्या किया, एएस ने कहा जहां मल्टीपल ऑप्शंस हैं वहां पे हम आपके जो लॉजिकल ऑप्शंस हैं सिर्फ उन्हीं को देंगे, बाकी ऑप्शंस हटा देंगे ताकि क्रिएटिव अकाउंटिंग ना हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका यह भी मतलब हुआ दोस्तों हमें रिजिडिटी में मान दिया, यही ऑप्शंस लगा सकते हो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं लगा सकते, राइट। क्या इसके साथ एक लिमिटेशन और भी आ जाती है दोस्तों? अगर आपको कहा जाए आप एक कंपनी के सीएफओ हैं, आपको इस कंपनी के लिए पॉलिसी बनानी है, फीफो लोगे या वेटेड एवरेज, विच वन वुड यू चूज? कौन सा प्रेफर करोगे? नई कंपनी है जो पहले से चलता है, सबसे आसान तरीका है ना, जो मेरे पूर्वज कर रहे थे वही लगा दूंगा। बट अगर आपकी नई कंपनी है दोस्तों, आपको ये रोल दिया गया है, पॉलिसी बनाइए, क्या फॉलो करोगे, फीफो या वेटेड एवरेज? शाबाश मेरे बच्चे, ये नहीं कह दीजिएगा सर फीफो आसान होता है इसलिए वो लगा दूंगा, पिटाई हो जाएगी, आसानी के लिए पैसे नहीं मिलने वाले। मेरे बिजनेस सिनेरियो में दोनों में से कौन सा ज्यादा सूटेबल होगा वो लगाऊंगा दोस्तों। तो आई विल फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड मेरा बिजनेस क्या है, मेरे बिजनेस में ट्रांजैक्शन किस तरह की होती है, एंड देन चूज अ मॉडल, राइट एवरीवन। तो क्या इनमें से चूज करना आसान काम होगा दोस्तों? इससे तो अच्छा होता एक ही कह देते फीफो लगा दो। अब मेरे बिजनेस में क्या होता है, उससे गोली मारो फीफो लगा देते, लेकिन रिजिड हो जाता। लेकिन रिजिड होने के बावजूद ऑप्शंस खत्म होती। लेकिन अब क्या है, अब सोचना पड़ता है, लेकिन उसी के पैसे हैं दोस्तों, उसी चीज के पैसे हैं, आपकी वैल्यू उसी चीजों के लिए है, राइट एवरीवन। तो आ जाइए दोस्तों, सो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में ये 3 ऑब्जेक्टिव समझ आते हैं एवरीवन। ले चलते हैं आपको एडवांटेज पे, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव से ये एडवांटेजेस निकालते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग। तो जो इतनी सारी ट्रीटमेंट्स हो सकती थी उनमें से अब आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, ऐसे ही करना है, यही अलाउड है, राइट। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ, क्या ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स मांग सकते हैं? तो इट ब्रिंग्स इन ट्रांसपेरेंसी, एडिशनल डिस्क्लोजर्स। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या मेरे फाइनेंशियल एक कॉम्पिटिटर के फाइनेंशियल से कंपेयर हो सकते हैं दोस्तों? ये सब एडवांटेज लेंड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लिमिटेशंस भी है कुछ दोस्तों, लिमिटेशंस पहला पढ़ दीजिए जल्दी से। फीफो चूज करूं या वेटेड एवरेज, कौन सा? ऑप्शन तो दे दी, लेकिन ऑप्शन में चूज करना आसान काम नहीं होगा दोस्तों, राइट। दूसरा लैक ऑफ, अब दोस्तों मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए लॉ ने कहा, एएस ने कहा फीफो या वेटेड एवरेज, सिर्फ यही 2 अलाउड है। लेकिन आज का एनवायरमेंट डायनामिक है दोस्तों,
एवर चेंजिंग है। जिस जमाने में एएस बना था उस जमाने में ये दो मेथड्स ठीक थे। आज के जमाने में एनवायरमेंट इतना चेंज हो रहा है, आज कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हो गई हैं मेरे बिजनेस में कि वो फीफो या वेटेड एवरेज अकाउंट फॉर नहीं होनी चाहिए, तो मुझे तीसरा मेथड चाहिए। लेकिन क्या मैं तीसरा लगा सकता हूं? क्यों नहीं? मेरे हाथ काट दिए गए हैं, स्कोप रिजिड कर दी गई है। यही करना है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप कुछ और कर सको। राइट दोस्तों, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दोस्तों। जैसे मैं कह रहा हूं एवर चेंजिंग वाली बात है। आप बताएं आज से 10 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि घर बैठे बैठे फोन से एक पेमेंट कर दोगे आप, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट्स? नहीं दोस्तों, दिस टेक्नोलॉजी वाज नेवर मेंट टू बी लाइक दैट। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ आती गई, अब हम डिजिटल पेमेंट्स पे आ गए और एक बटन दबाइए पेमेंट हो जाती है। लेकिन पहले एक जमाना था जहां पे बैंकों के बाहर लाइनें लगती थी दोस्तों। राइट, आपको अपना बिजली का बिल जमा कराना होता था, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, बिजली के बिल के दफ्तर के बाहर लाइन लगी होती थी पैसा जमा कराने के लिए। आज पेटीएम पे जाते हैं, एक 30 सेकंड में पेमेंट हो जाती है, ऊपर से कैशबैक भी ले रहे होते हैं। हाँ, पहले लाइनों पे लगे होते थे, रिमाइंडर्स भी आते हैं आजकल। बताता है वो, भाई बार बार पेमेंट ड्यू हो गई तुम्हारी, ऐसी सर्विस। दैट्स ऑल इनेबल्ड थ्रू टेक्नोलॉजी। बट क्या पहले किसी ने सोचा था ये बात? नहीं दोस्तों। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ऐसे हो जाए कि ऑप्शंस दे दी लेकिन उसको अपडेट ना किया जाए, तो क्या रिजिडिटी में बांध देंगे? अ बिग लिमिटेशन दोस्तों, और स्कोप बहुत लिमिटेड है। नई चीजों को जब तक उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, दायरा छोटा हो जाता है दोस्तों। राइट एवरीवन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ आते हैं? ओके दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको। ये सब जो अभी तक बात करी, ये वो चीजें हैं जो आपने फाउंडेशन डेज में एज इट इज पढ़ी थी। एज इट इज, ऑफ कोर्स, अगर किसी ने पढ़ी थी तो, है ना? कोई छोड़ गया तो छोड़ गया, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है वो ऐसे ही पढ़ी थी। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये एएस किस पे अप्लाई होते हैं? टू होम डज दिस एएस अप्लाई? तो दोस्तों पढ़िए, और पढ़ के छोड़ दीजिए। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया एवरीवन? ओके दोस्तों, तो जब मैंने पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, आप में से किसी ने आवाज मारी आईसीआई बनाता है, किसी ने कहा सिर्फ नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए आईसीआई बनाता है, और भी कोई बनाता है। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी बनाते हैं दोस्तों, जो भी लोग बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले एक प्रीफेस डाला जाता है। प्रीफेस का मतलब किस पे अप्लाई होंगे, और किस पे अप्लाई होंगे उस प्रीफेस में लिखा है हर एंटिटी पे अप्लाई होंगे जो एंटिटी इन तीन में से किसी चीज में एंगेज है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटीज में। तो अगर कोई एंटिटी कमर्शियल एंटिटी है या इंडस्ट्रियल एंटिटी है या बिजनेस एंटिटी है, इन सब पे एएस अप्लाई होंगे, चाहे ये प्रॉफिट मोटिव से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, यानी इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है या नहीं। यानी क्या एनपीओ पे भी अप्लाई हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं दोस्तों। बट इन तीन में से कोई चीज होनी चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स में डील करती है, पेट्रोलियम को रिफाइन करती है और बेचती है। क्या रिलायंस पे एएस अप्लाई होंगे? बिल्कुल होंगे। रिलायंस जियो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, टेलीकॉम की सर्विस देती है, तो स्पेक्ट्रम वगैरह उन्होंने सरकार से लीज पे लिया हुआ है और आपको टेलीकॉम की सर्विस दे रहे हैं, आपसे पैसे चार्ज करते हैं। क्या रिलायंस जियो पे ये अप्लाई होंगे? 100% अप्लाई होंगे। मैं अभी जो काम कर रहा हूं दोस्तों, आपसे फीस लूंगा, आपको कोचिंग दूंगा, क्या मुझ पे अप्लाई होंगे? 100% अप्लाई होंगे दोस्तों। राइट एवरीवन, हाँ या ना? ओके, नाउ लेट्स टेक इट टू एक और एंटिटी दोस्तों। एक एंटिटी है दोस्तों जिसका काम है, एक एनपीओ है, इसका काम है दोस्तों डोनेशंस कलेक्ट करना और नीडी लोगों को वो पैसा देना। दोबारा बोलता हूं, एक एनपीओ है जिसका काम है रिलीफ की सर्विस प्रोवाइड करना। तो रिलीफ के लिए पैसा कहां से आएगा? लोगों से चंदा लेते हैं और जरूरतमंदों को वो पैसा देते हैं। आप बताइए दोस्तों, क्या इस एनपीओ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे? क्या ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है? क्या ये कोई मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रही है? क्या ये कोई व्यापार कर रही है? नहीं दोस्तों। अगर ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही है तो इस एनपीओ पे एएस अप्लाई नहीं होंगे दोस्तों, नहीं होंगे। मेरी बात समझ आती है एवरीवन? लेट मी ऐड समथिंग टू इट। यही एनपीओ
कुछ और भी करती है। एक तो काम है इसका चंदा कलेक्ट करके नीडी लोगों को देना, दूसरा ये एनपीओ कुछ कपड़े बनाती है, गारमेंट्स बनाती है, और ये गारमेंट्स को सेल करती है, प्रॉफिट पे बेचती है, और जो पैसा आता है वो पैसा फिर कैश इज गिवन टू द नीडी पीपल। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोई बता सकता है ऐसी एनपीओ? हाँ जोर से बोल बेटा। बीइंग ह्यूमन। आप लोग वो दीवाने होते हो शर्ट के लिए इस पे लिखा हो बीइंग ह्यूमन, ऐसा दोस्तों। तो बीइंग ह्यूमन क्या काम करती है? इज बीइंग ह्यूमन अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी और एन एनपीओ? एनपीओ जिसका काम क्या है? लाहौल विला को ब्लैक को व्हाइट करना। तुम्हारे जैसे लोग जो है ना, अब ब्लैक को व्हाइट करना। सही मायने में तुम लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि सीए सिर्फ यही काम करते हैं। मैं बार बार अपनी हर क्लासों में ये बातें बोलता हूं बेटा, आप लोगों के साथ बोलूंगा। ये जो ब्लैक टू व्हाइट वाली बातें होती है ना दोस्तों, ये 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ तो बचा देंगी, लेकिन रात को सोने नहीं देंगी। हम जिस एरिया में ऑपरेट करते हैं, हम टैक्स इवेजन नहीं करते हैं दोस्तों, हम टैक्स प्लानिंग्स करते हैं। टैक्स प्लानिंग का क्या दम है, अगर आप ये बात समझना चाहते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। शायद आप में से किसी ने वोडाफोन केस का नाम कभी सुना हो। वोडाफोन नहीं, एक बहुत पॉपुलर केस है दोस्तों, पिछले एक डेकेड का, 2008 के आसपास का। और कांग्रेस गवर्नमेंट के गिरने का और मोदी गवर्नमेंट के आने का सबसे बड़ा कारण ये थे वोडाफोन। पहले वोडाफोन से पहले इंडिया में हचसन होता था दोस्तों, हचसन एसआर, हच ग्रुप था, रुइया ग्रुप था, हचसन एसआर, अगर आप में से किसी को पता हो। नहीं आप, हाँ वो डॉग वाला जो था ना, वो हच का था बेटा, वो एक वी फॉलो वेरेवर यू गो वी फॉलो वाला, वो हच से शुरू किया था। तो वोडाफोन से पहले इंडिया में हच होता था दोस्तों। हच ने अपना पूरा बिजनेस वोडाफोन को बेच दिया था, और ये ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर करी गई थी, इस तरह से रूट की गई थी कि इंडिया में वो टैक्सेबल ना हो। अब ये इसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग, कि कुछ देश ऐसे हैं अगर वहां पे आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो टैक्स हेवन कहा जाता है उन्हें। टैक्स हेवन का मतलब वहां टैक्स थोड़ा लिबरल है, कुछ चीजों पे टैक्स लगता नहीं, कुछ चीजों पे कम लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वोडाफोन और हच के जो टैक्स कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने उन्हें पूरी टैक्स प्लानिंग बताई कि किस तरह से आप ट्रांजैक्शन कीजिए और आपके ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। और वोडाफोन ने किया, हच ने वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी, और ट्रांजैक्शन होने के कुछ टाइम के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वोडाफोन को एक नोटिस गया, जिसमें उनके ऊपर एक टैक्स डिमांड थी which was of 20,000 crore rupees including interest and penalties। 20,000 करोड़ रुपए। जीरो गिन सकते हो कितने होंगे? बस 2 के बाद 11 जीरो थे दोस्तों। कोई वो फिगर पढ़ता है ना तो 2 बार सोचता है, अरे बाबा कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन वोडाफोन गॉट स्लैप्ड विद अ डिमांड ऑफ 20,000 करोड़ रुपीस। वोडाफोन ने उसे चैलेंज किया दोस्तों, और चैलेंज में जहां जहां अथॉरिटीज के पास जाना होता है, एपेलेट अथॉरिटीज के पास, सब जगह गए, और हर जगह वो हारे। हाई कोर्ट में भी वो केस हारे दोस्तों। हाई कोर्ट ने भी कहा डिपार्टमेंट की सही डिमांड रेज करी गई है। वोडाफोन टुक इट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वोडाफोन के फेवर में कि जो वोडाफोन के टैक्स प्लानिंग करी है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, विद इन द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, एंड द डिमांड वाज क्वैश्ड, यानी वो डिमांड विड्रॉ कर ली गई। 20,000 करोड़ रुपए। बाद में क्या हुआ उसके बाद अलग लिटिगेशन थी, उस पर नहीं जा रहा हूं दोस्तों। सरकार ने कुछ किया, तभी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट गिरी, बहुत सारे पंगे हुए। इतने पंगे हुए कि वोडाफोन इज एन आयरिश कंपनी दोस्तों, यूके बेस्ड कंपनी है। आयरिश गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इतना बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों, द टैक्स प्लानिंग डन बाय वोडाफोन सेव देम 20,000 करोड़ रुपीस। बाद में क्या हुआ वो बात अलग है दोस्तों, बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि वो प्लानिंग जो उन्होंने करी थी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं थी, यानी वो टैक्स सही बचा गए हैं। ये पावर है हमारी दोस्तों। हम ब्लैक टू व्हाइट वाली बातें नहीं करते हैं। वो 3-4 करोड़ बचा के क्या कर लोगे दोस्तों? रात की नींदें उड़ी होती है। टैक्स प्लानिंग का जो पावर है वो ये है। आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वोडाफोन का सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था हरीश साल्वे जी ने। किसी ने नाम सुना? हरीश साल्वे इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट लॉयर है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर्स। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। आप सोचिए, क्या हरीश साल्वे जी खुद ये सब करते होंगे?
उनके पीछे पूरी टीम होती है दोस्तों, टैक्स प्लानर्स की, जो उस केस को स्टडी एनालाइज कर रही होगी। साल्वे साहब वाज द फेस। अगर हरीश साल्वे साहब मान लीजिए केस में 2% फीस भी लेते हो, जब बड़े लेवल पे आप चले जाते हैं तो बातें ऐसी होती है, फिर फिक्स नहीं 2% फीस है या 1% फीस है, 2% हो तो क्या बना, 20,000 करोड़ का 2% बस 400 करोड़ रुपए, 1% हो तो कितना बना, बस 200 करोड़ रुपए। दैट इज द पावर दैट वी टॉकिंग अबाउट दोस्तों। ठीक है जी। तो आप लोग वो मार्केट में जो बातें चलती है ना, उससे ऊपर उठिए दोस्तों, आप बहुत दूर जाने वाले हैं, इसीलिए हमारी बहुत दूर की वैल्यू है। हम ये छोटे छोटे कामों में अपनी नींदें खराब नहीं करते हैं। खानी दाल रोटी होती है ना दोस्तों। हाँ, तो अपने ईमान के साथ रहिए, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत दूर जाएंगे। तो वापस आते हैं दोस्तों, कमिंग बैक, तो बीइंग ह्यूमन एक एनपीओ है जो नीडी लोगों के लिए काम करती है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो काम वो कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा उनके पास, डोनेशन से। और ये वाला जो एक्टिविटी है, ना ये इंडस्ट्रियल है, ना कमर्शियल है, ना बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन क्या ये वाला जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? यस और नो एवरीवन? यस। अगर हां, तो इस एनपीओ पे पूरे ऑपरेशंस पे, पार्ट पे नहीं दोस्तों, यहां दो पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, सिर्फ इतने पार्ट पे नहीं, पूरे एनपीओ पे एएस अप्लाई हो जाएंगे, पूरे एनपीओ पे। तो यानी एग्जेम्पशन कब है, कब एएस अप्लाई नहीं होंगे? जब आपका पूरा बिजनेस सिर्फ एक ही चीज से कंप्राइज है, विच इज नीदर कमर्शियल नॉर इंडस्ट्रियल नॉर बिजनेस। राइट दोस्तों, ओनली चैरिटी, ओनली रिलीजियस ऐसा काम है, तब आपके ऊपर एएस अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके बिजनेस में कुछ भी हिस्सा इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या बिजनेस है, तो पूरे बिजनेस के ऊपर एएस अप्लाई हो जाएंगे, पूरे ऑपरेशंस के ऊपर एएस अप्लाई हो जाएंगे। इतनी बात समझ आती है दोस्तों? ये पढ़े दोस्तों, दोबारा पढ़ लीजिए पहला बुलेट। पढ़ लिया ऑल ऑफ यू? बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे बैंक्स देखते हो, बैंक्स अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, रेजिडेंट हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कुछ लोगों ने मिलके आपस में एक सोसाइटी रजिस्टर कराई, हम सब पैसा डालेंगे और एक सोसाइटी बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी, एक सोसाइटी बनाई, तो दैट्स कोऑपरेटिव बॉडीज, राइट? इनका भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है बेटा एक अलग से। बढ़ा दूं आगे, नेक्स्ट वन। जैसे आप पढ़ते हो दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे। तो उनमें से एक होता है कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो किस पे अप्लाई नहीं होता दोस्तों? जिसका which is solely carrying on the activities which are not commercial, industrial or business nature। ठीक है जी, जो ऐसा काम, सिर्फ इकलौता वैसा काम कर रही है जो ना इंडस्ट्रियल हो, ना कमर्शियल हो, ना बिजनेस हो। तो तीसरा बुलेट पढ़ दीजिए और बीइंग ह्यूमन को यहां रिलेट कीजिएगा। पढ़ दिया दोस्तों? समझ भी आया सबको? पक्का एवरीवन? तो कंक्लूड कर सकते हैं एएस किस पे अप्लाई होते हैं? किस पे? जिनका एक पार्ट भी, चाहे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या बिजनेस हो, बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज्ड हो, तो पूरे एंटिटी पे अप्लाई हो जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। अब आ जाते हैं दोस्तों, इंडिया में आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है। सो इंडिया में आज के टाइम पे दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो वी आर फॉलोइंग अ रेजिम वेयरइन टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स आर बीइंग फॉलोड इन इंडिया, और ये दोनों आज के टाइम पे एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स किसी एक एंटिटी पे एक ही अप्लाई होगा, एक एंटिटी पे दोनों अप्लाई नहीं होंगे। तो कुछ एंटिटीज पे एएस अप्लाई होंगे, कुछ एंटिटीज पे इंडियस अप्लाई होंगे। ठीक है बेटा? अब दोस्तों, इस रेजिम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड इशुइंग अथॉरिटी कौन है, कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में इशू करता है, राइट? तो दोस्तों, नोटिफाई कौन करता है, यानी किस, वो जो गैजेट में छाप दिया और कह दिया जाए आज से एप्लीकेबल हो गया, वो कौन कर सकता है?
तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों। जो बच्चे ने कहा था पहले उसी को पकड़ रहे हैं। मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है नॉन कंपनी एंटिटीज, यानी कंपनीज के लिए, कंपनीज के अलावा वाली जो एंटिटीज है उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? तो उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है हमारा आईसीएआई। आईसीएआई मेक्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कंपनी एंटिटीज। कंपनीज के लिए कौन बनाता है? तो कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है दोस्तों। अब अगर ऐसे कहूं दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के देने वाला तो आईसीएआई है, लेकिन आईसीएआई के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो नोटिफाई कर सके फॉर कंपनीज। तो आईसीएआई हेल्प करता है, बना के देता है, लेकिन उसके बाद उसे नोटिफाई करने की पावर किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, क्योंकि कंपनीज का रेगुलेटर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाई करता है, और उसके लिए मिनिस्ट्री को रिकमेंड कौन करेगा? उसके लिए एक बॉडी बनाई गई दोस्तों, नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट के अंदर एक बॉडी बनाई गई दोस्तों, जिसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग से जुड़े हुए बाकी मुद्दों को, कंपनी से जुड़े हुए मुद्दों को डील करना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नफरा रिकमेंड करता है टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फिर नोटिफाई करता है। ठीक है जी। तो नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए कौन कर रहा है दोस्तों? सीधा आईसीआई। और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एमसीए, इन कंसल्टेशन विद। इस पूरी चीज के पीछे एक स्टोरी है दोस्तों, पूरा हिस्ट्री है। हम जब कोई चीज पढ़ते हैं ना दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो तो हम कभी अपने आप को पीछे फील नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, आपको लगता होगा यार मैं अब सीए बन रहा हूं, मेरे सामने जो बैठा है वो 10 साल पुराना सीए है, उसे ज्यादा पता होगा। वो ज्यादा इसीलिए आपको लगता है क्योंकि आपको थोड़ा सा इतिहास नहीं पता। अगर हम वो थोड़ा सा हिस्ट्री के पेजेस को खंगाल लें तो शायद वो डर दूर हो जाए। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बातें करेंगे इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए। ओके दोस्तों, हेडिंग देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कंपनी एंटिटीज, जिसको कौन नोटिफाई करता है दोस्तों? आईसीआई। तो दोस्तों आईसीआई ने आज तक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं, 1 से लेकर 29 तक, जिसमें से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विड्रॉ हो चुके हैं। वो विड्रॉ होने का कारण सिर्फ इतना सा है कि वो किसी और स्टैंडर्ड में मर्ज हो गए। उसका जो कंटेंट था वो किसी और स्टैंडर्ड ने कवर कर लिया, तो वो कहीं और चले गए। तो 1 से लेकर 29 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दोस्तों। तो टोटल 29, एएस 6 और एएस 8, ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विड्रॉ हो चुके हैं, राइट। एएस 6 वाज डीलिंग विद डेप्रिसिएशन, जो अब कवर होता है पीपीई में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में ये कवर होता है दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर। ये सब बातें अब हमने इस कोर्स के अंदर पढ़नी है दोस्तों, तो इसीलिए ये लिस्ट अभी याद नहीं करनी है, हम तो इनके हर एक एएस के अंदर घुसेंगे अब, राइट। इंटर फाउंडेशन डेज में भी दोस्तों, फाउंडेशन डेज में भी शायद ये लिस्ट आपको दिखाई गई थी, लेकिन तब ये लिस्ट याद करना आपके कोर्स का पार्ट नहीं था। अब ये लिस्ट नहीं, इसके अंदर की भी सारी चीजें याद करेंगे, समझेंगे, राइट दोस्तों। ओके, सो इफेक्टिवली आज के टाइम पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दोस्तों 29, जिसमें 2 गायब हैं। मैं चाहता हूं बस 1 मिनट आप लोग लगाएं और सारे नाम पढ़ दीजिए, जस्ट गो थ्रू द नेम्स, और कुछ नहीं, ये डेट्स वगैरह नहीं देखनी है आपने। ये इफेक्टिव डेट है दोस्तों, कब से ये इंप्लीमेंट हुए आपको वो देखने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ नाम पढ़िए, नंबर और नाम। और याद करने के लिए मत पढ़िए, आज ऐसा पढ़िए जैसे कोई एग्जाम में तो कुछ नहीं आने वाला, बिंदास पढ़ना है। पढ़ लिया एवरीवन? नाम डन? ओके, नेक्स्ट। पढ़ लिया? नाम पढ़ लिए सबने? पक्का?
चलिए एक बार वापस आ जाइए और बताइए, इस पहले पेज में कोई नाम है जो पहले आपने सुना हुआ था नंबर के साथ? AS2 सुना हुआ था दोस्तों? कहां सुना था? जब इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा था। वो जितनी बातें आपने इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ी वो सब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आ रही थी, एवरीथिंग। तो इसीलिए इस AS का कुछ हिस्सा आप पहले से जानते हैं, कुछ नहीं जानते वो यहां सीख लेंगे, सीखेंगे सब कुछ, लेकिन आप कुछ चीजें पढ़ के आते हैं। AS3 क्या ये नाम सुना था? मैं कतई नहीं मान रहा हूं कि आपको कैश फ्लो आती है, बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, लेकिन क्या पढ़ी हुई है दोस्तों कभी? वो जितनी बातें आपने पढ़ी थी और जितनी हम यहां पढ़ेंगे वो सब इस AS के अकॉर्डिंग होती है दोस्तों। तो वो इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग जो आप एक्टिविटीज में दिखाते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाते हो, वो सारी बातें यहां से आती है। इसके अलावा AS6 के बारे में कभी शायद नाम सुना था लेकिन वो गायब हो गया। फिर 4 वाली चीजें शायद नाम के साथ तो नहीं पढ़ी आप लोगों ने, नंबर तो नहीं सुना। उसके अलावा 9 सुना है बेटा? ओके। जो लोग बीकॉम कर रहे हैं शायद उन्होंने भी नाम कभी 9th वाला सुना हो, शायद, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, बट 9th कभी बीकॉम में होता था। बट एनी हाउ आगे आओ, इनमें से AS10 तो सुना हुआ है नाम, पक्का ना दोस्तों? ओके। उसके अलावा 16, ओके 16 सुना था आप लोगों ने? बुक में एक नोट लिखवाया था सर ने, बट कहीं तो नाम आया था। ओके दोस्तों, ओके। बट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप 16 नहीं कुछ और बोल देंगे। उसके अगला वाला क्या ये नाम कभी सुना आप लोगों ने? नहीं? वैसे अगर पता नहीं, अगर मुझे सही याद है, वैसे आप लोग शायद कोविड इंपैक्टेड बैच थे, लेकिन एक 12th स्टैंडर्ड में एक प्रोजेक्ट होता है दोस्तों। ना रेशियो, अच्छा ओके, एक प्रोजेक्ट होता था जो आपको 12th में करना होता था। हाँ, अच्छा किया किसी ने? तो वो एक प्रोजेक्ट, वो जो हम नॉर्मली कहीं से कॉपी कर लेते हैं, हाँ वही वाला ना? अच्छा ओके। तो वो सेगमेंट वाला जो बात किसी ने अगर किया हो वो प्रोजेक्ट यहां से आता है दोस्तों, ठीक है? अच्छा अभी तो कुछ नाम ही पता यार, और थोड़ा कुछ पता है, अंदर जाना है अभी। ओके। इसके अलावा दोस्तों यहां से तो एक पक्का सुना हुआ है, AS26। कहां पढ़ा आप लोगों ने AS26? पहली बार पार्टनरशिप में पढ़ा था आप लोगों ने, जहां यह कहा गया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है। पढ़ा था ऐसा दोस्तों? फिर शायद आप लोगों ने दोबारा इसका नाम सुना फाउंडेशन डेज में, जब आपको यह कहा गया कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। वो इस AS की वजह से था दोस्तों। और देख लीजिए AS के आगे डेट भी देख लीजिए, कब आया था ये AS? 1 अप्रैल 2003। और आज हम बैठे हैं 2023 में। क्या आप लोग आज भी वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ा था ना आप लोगों ने? वो कहानी खत्म हुए 20 साल हो चुके हैं दोस्तों, बस 20 साल। और एक शायद आपने और सुना हो, विच इज द लास्ट वन, ठीक है जी? नाम नंबर याद ना हो शायद, ये टॉपिक जरूर पढ़ा हुआ है आपने। चलिए कोई बात नहीं, इतनी बातें अगर याद है तो आगे बढ़ाए दोस्तों। लीजिए दोस्तों, अब दोस्तों ये जो बात मैंने अभी लिखी, ये लिस्ट जो डाली, ये नॉन कंपनी एंटिटीज की थी। दोबारा पूछ लेता हूं, नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए AS कौन बनाता है? अब लीजिए दोस्तों, अब आगे कहानी ले जाने के लिए यहां समझे दोस्तों, ICAI जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है उसे अप्लाई करना है नॉन कंपनी एंटिटीज पे, यानी कंपनीज के अलावा वाली एंटिटीज। क्या कंपनी के अलावा वाली एंटिटीज में प्रोप्राइटरशिप भी आता है, पार्टनरशिप भी आता है? एवरीवन, और भी ऐसे एंटिटीज आएंगी, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बिजनेस भी हो सकते हैं। क्या सब पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बराबर अप्लाई कर देना लॉजिकल होता? मैं जो कहना चाहता हूं मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने का मतलब है आपको अकाउंटिंग करते हुए इसे फॉलो करना है, और अगर फॉलो करना है, अकाउंट्स बनाने में ही खर्चे होते हैं दोस्तों, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, कंप्लाई करना और खर्चे। तो अगर एक छोटा व्यापारी है, क्या वो उतने खर्चे अफोर्ड कर सकता है? बड़ा व्यापारी कर सकता है दोस्तों। तो इसीलिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए CA इंस्टीट्यूट ने सारी नॉन कंपनी एंटिटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। बेटा L लिख रहा हूं, दैट्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। 4 पार्ट्स में सारी एंटिटीज को डिवाइड किया है। लेवल 1 एंटिटीज आर बेसिकली, जिसे आप कह सकते हैं, दे आर लार्ज साइज्ड एंटिटीज, बड़ी, जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसेस हैं। L2 इज
medium sized, L3 is small sized, and L4 is micro. यानी ये जो 4 लेवल्स बनाए गए हैं दोस्तों, धीरे आपके साइज के हिसाब से बनाए गए, बड़ा, उससे छोटा और बिल्कुल छोटा। ठीक है बेटा, आप लोगों ने शायद ये नाम सुना हो, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वो माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइज और ये मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो आईसीएआई ने 4 लेवल्स बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए, यानी सारी एंटिटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और ये डिवाइड करने का लॉजिक सिर्फ इतना है दोस्तों, जो लार्ज साइज एंटिटीज हैं उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई। नो रिलैक्सेशन। नो रिलैक्सेशन का मतलब इन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे फॉलो करने हैं, सारे के सारे, पूरे इन इट्स एंटायरिटी, कोई छूट नहीं है। लेवल 2 एंटिटीज को थोड़ी छूट दी गई, लेवल 3 वालों को थोड़ी ज्यादा छूट दी गई, लेवल 4 वालों को थोड़ी और ज्यादा छूट दी गई। एग्जाम्प्ट 100% नहीं, छूट है जो धीरे धीरे बढ़ाई गई है। अगेन आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी का नाम सुना था? ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था दोस्तों कंपनीज एक्ट में? ऑब्जेक्टिव वाज कि, और स्मॉल कंपनी का नाम सुना, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बड़ी थी। क्यों आए थे ये कॉन्सेप्ट्स आपके कंपनीज एक्ट के अंदर? ताकि हम जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी वो हर कंपनी को ये ना कहें कि सबको आपको बराबर फॉलो करनी है। हमने एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन डाली जिसपे कहा गया आपको ये सारी कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। तो जो छोटे बिजनेसेस हैं, छोटी कंपनीज, उनको छूट देने के लिए वो डेफिनेशन वहां डाली गई। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कंपनी एंटिटीज की। तो एएस अप्लाई करते हुए भी आईसीएआई ने उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, डिपेंडिंग अपॉन डिक्रीजिंग साइज। लेवल 1 सबसे बड़ा, लेवल 2 उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये छूट बढ़ती जाएगी। पहले वालों को कोई छूट नहीं, दूसरे वालों को छूट है। अब जरा देखें दोस्तों, छूट का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पे छूट 2 तरह की होती है। एक होती है आपको किसी एएस से ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पूरा एएस एग्जेम्प्ट हो गया। द अदर कुड बी पार्शियल एग्जेम्पशन। पार्शियल एग्जेम्पशन का मतलब है एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एएस। मतलब दोस्तों, जैसे आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ में सेक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर पैराज होते हैं, पैरा नंबर, राइट? तो आपके ऊपर एएस अप्लाई करता है, लेकिन एएस के 4 पैरा आपके ऊपर अप्लाई नहीं करते, वो एग्जेम्प्ट कर दिए। दैट इज व्हाट आई कॉल एज पार्शियल एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन आपको 2 तरह की मिलती है, एक है पूरे एएस से छूट दे दी, और दूसरा है एएस तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है लेकिन उसके कुछ प्रोविजन से आपको छूट दी जा रही है। इतनी बात समझ आती है दोस्तों? अब ये पूरी कहानी बेटा, ये लेवल 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं ओवर कोर्स सीखेंगे दोस्तों। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अभी पहली क्लास की स्कोप में नहीं कवर कर रहा हूं उसे। लेकिन ये स्कोप रिलैक्सेशन कैसे बढ़ेगी दोस्तों? मान लीजिए मीडियम एंटरप्राइज को कोई रिलैक्सेशन दी है, अब पर्टिकुलर रिलैक्सेशन, तो स्मॉल वाले को भी वो होगी, माइक्रो वाले को भी होगी। ऐसा हो सकता है मीडियम वाले को एक रिलैक्सेशन ना हो, स्मॉल वाले को हो, अगर स्मॉल को है तो माइक्रो को भी होगी। ऐसा हो सकता है कोई रिलैक्सेशन मीडियम को ना हो, स्मॉल को ना हो, लेकिन माइक्रो को। तो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन किसके पास है? माइक्रो। सबसे कम लार्ज, नो एग्जेम्पशन, नो रिलैक्सेशन, राइट? तो जैसे जैसे आपका साइज छोटा होता जा रहा है, आपको रिलैक्सेशंस बढ़ती जा रही है, और क्या होना भी ऐसा ही चाहिए दोस्तों? एवरीवन, डज दैट मेक सेंस एवरीवन? ओके, नाउ दोस्तों, अगर आपको यह बात समझ आती है तो सिर्फ एक दर्शन करा देता हूं, अंदर नहीं लेके जाऊंगा उसके। ये पढ़ लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज, और ऊपर हेडिंग पढ़ दीजिए एक बार। हेडिंग क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस टू। ये क्लासिफिकेशन किस ऑब्जेक्टिव से की जा रही है? एएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए। ये क्लासिफिकेशन किसने करी है? आईसीएआई में, कि हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी नॉन कंपनी एंटिटीज पे है, और इन 4 कैटेगरीज पे है। पहला लेवल 1, नीचे नाम देखिए क्या लिखा है, लार्ज साइज एंटिटीज। लेवल 2 देखिए मीडियम साइज, लेवल 3 और लेवल 4 माइक्रो एंटरप्राइज, और लेवल 4, 3, 2 इसी ऑर्डर में नाम बनता है
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? पक्का दोस्तों? ओके दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ आती है तो कुछ क्राइटेरियाज भी है कि लेवल 1 क्या होगा, लेवल 2 क्या होगा, लेवल 3 क्या होगा और लेवल 4 क्या होगा। ठीक है जी, लेकिन हम अभी उसके अंदर नहीं जा रहे, हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है समझना अभी दोस्तों, उसको समझ लेंगे। बट क्या एक दिमाग में एक थीम बनती है दोस्तों, ये 4 कैटेगराइजेशन क्यों करी गई है और क्या इतनी बात समझ आती है, बड़ी है, मीडियम है, स्मॉल है, माइक्रो है, बाकी समझ लेंगे, अंदर घुस जाएंगे उसके। अब दोस्तों थोड़े से इतिहास पे लेके चलता हूं आप लोगों को। दोस्तों कंपनीज एक्ट पहले कौन सा था? 1956, आज है 2013। दोस्तों कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा था कि हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं जो कंपनीज एक्ट में नोटिफाई किए जाएंगे। फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो विच आर नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। ये पुराने कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था दोस्तों कि हर कंपनी को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं जो कंपनीज एक्ट में नोटिफाई किए जाएंगे कंपनी के लिए फॉलो करने वाले। और जब तक ये नोटिफाई नहीं होते तब तक ICAI द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे। मतलब समझे दोस्तों क्या बोला? कंपनीज एक्ट में हम बताएंगे, मतलब कंपनीज एक्ट बताएगा, मिनिस्ट्री बताएगी कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी में अप्लाई होने हैं, और जब तक हम नहीं बताते तब तक ICAI वाले फॉलो कीजिए। ये लॉ में लिखा गया था दोस्तों। कंपनीज एक्ट में पहले एक बॉडी होती थी दोस्तों विच वाज कॉल्ड नकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन, ये कंपनीज एक्ट में कंपनीज के पर्पस के लिए बनाई गई एक बॉडी थी जिसका रोल था कि कंपनीज कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें, ये मिनिस्ट्री को बताते थे, मिनिस्ट्री को रिकमेंड ये करते थे। तो MCA को ये नोटिफाई कर, ये बताएंगे, रिकमेंड करेंगे और MCA फिर नोटिफाई करता। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? एवरीवन, ऑल ऑफ यू। अब ये नकास नहीं है, अब इसकी जगह आ गया है नफरा। तो नफरा हैज रिप्लेस नकास ओनली। जो पहले नकास था अब उसकी जगह नफरा है दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा नफरा से पहले वाली बातें करें, पुराने एक्ट वाली। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर लिखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम बताएंगे कंपनी को कौन से फॉलो करने हैं, और जब तक हम नहीं बताते तब तक ICAI वाले फॉलो कीजिए। 2006 से पहले दोस्तों, 2006 तक, लेटर एंड ऑफ 2006 तक भी कंपनीज एक्ट में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई नहीं हुए थे। यानी कंपनीज कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करती होंगी? ICAI वाले स्टैंडर्ड्स। और 2006 में पहली बार कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आए दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। और ये आने के बाद कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के अंदर कुछ AS बताए गए, नोटिफाई किए गए। ये AS किस पे अप्लाई होंगे? कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स बनाए गए हैं तो किस पे अप्लाई होंगे? कंपनीज पे। दे विल नॉट अप्लाई टू प्रोप्राइटरशिप, राइट? इससे रूल्स आने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई होते थे? सब पे। ICAI वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे थे दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप पे भी, पार्टनरशिप पे भी और कंपनीज पे भी, सब पे अप्लाई हो रहे थे। बट 2006 में जब ये रूल्स आए उसके बाद कंपनीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हो गए। इतनी बात समझ आती है दोस्तों? एवरीवन, प्री 2006 क्या था और 2006 में क्या हुआ? डज दैट मेक सेंस एवरीवन? और ये होने के बाद ICAI ने ये क्लैरिफिकेशन इशू करी कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICAI ने बनाए हैं वो अप्लाई होंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को, जिसे अब हम कहते हैं नॉन कंपनी एंटिटीज। पहले से कहा जाता है नॉन कॉर्पोरेट और अब नाम हो गया इसका नॉन कंपनी एंटिटीज। ये ICAI ने क्लैरिफिकेशन दी। क्यों दी दोस्तों? पहले ICAI वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन फॉलो कर रहा था? सब। और जब कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए 2006 में, तो अब कंपनीज को कौन से फॉलो करने हैं? कंपनीज कहीं इस डुअल लेजिस्लेशन में ना फंस जाए कि क्या हमें कंपनीज एक्ट वाले फॉलो करने हैं या ICAI वाले फॉलो करने हैं। इसीलिए ICAI ने क्लैरिफिकेशन दी कि हमारे वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे सिर्फ नॉन कंपनीज पे,
मिनिस्ट्री वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे कंपनीज पे। तो दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए थे दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो, सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बस फर्क सिर्फ इतना था दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए थे वो हमारे वाले ही कॉपीड थे, आईसीआई वाले कॉपीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे विद सम चेंजेस, एंड ओवर द पीरियड दोस्तों आईसीआई हैज हार्मोनाइज्ड दोस चेंजेस। हार्मोनाइज करने का मतलब अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले ये एएस कहते हैं वो ही आईसीआई वाले एएस भी कहते हैं, यानी अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है, नोटिफाई कौन कर रहा है, नॉन कंपनीज के लिए आईसीआई और कंपनीज के लिए एमसीए। यानी अगर कल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 लेके आया जाता है तो नॉन कंपनीज के लिए कौन नोटिफाई करेगा, आईसीआई, और कंपनीज के लिए मिनिस्ट्री करेगा। बात समझ आती है दोस्तों? ये सारी कहानी के साथ साथ दोस्तों कुछ और भी चल रहा था जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी, विच वॉज डीलिंग विद IFRS. IFRS was that Indian GAAP or international? International. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी बातें चल रही थी दोस्तों। 1973 में एक बॉडी बनी थी इंटरनेशनली जिसे कहा जाता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल। उस जमाने में इसके शायद अराउंड 75 मेंबर्स थे दोस्तों, मेंबर कंट्रीज मेंबर्स थी इसकी, इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर। इसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना और फिर मेंबर्स इसे फॉलो करें और नए मेंबर्स जुड़ते जाएं। इसके लिए इस बॉडी का गठन किया गया था और इस बॉडी ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 2001 तक ये बॉडी चलती रही दोस्तों और ये बॉडी बनाती रही IAS। 2001 में इस बॉडी को रिप्लेस किया गया बाय अनदर बॉडी विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और IASB ने दो काम किए दोस्तों, IASB दो काम करता है, दे इशू न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और उन्हें कहा जाता है अब IFRS। पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्या कहा जाता था, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब क्या कहा जाता है। लेकिन आज भी IAS है दोस्तों, यानी जो IAS इन्होंने बनाए थे वो इन्होंने एज इट इज कॉपी किए और इन्होंने काम लिया मेंटेनेंस यानी रिव्यू ऑफ, लेट्स यूज द राइट वर्ड, रिव्यू ऑफ IAS, रिव्यू ऑफ, मतलब दोस्तों अब से 2001 के बाद से जो भी नए स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उसे कहा जाएगा IFRS। पुराने वाले जो स्टैंडर्ड्स थे उन्हें कहते थे IAS। वो IAS चलते रहे, उनको विड्रॉ नहीं किया, उन्हें एज इट इज चलाया, और अगर उनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो वो कौन करेगा, अब IASB करेगा दोस्तों, राइट। लेकिन IASB जो नए स्टैंडर्ड्स इशू करेगा उसे कहा जाएगा, क्या इतनी बात समझ आती है दोस्तों एवरीवन? ये सब कहानी वर्ल्ड वाइड चल रही थी दोस्तों, और अब वर्ल्ड वाइड डिस्प्यूट्स थे, या कह लीजिए कि कौन इस IFRS को कंप्लाई करता है। तो दो अप्रोचेस डिसाइड की गई थी दोस्तों। आई विल जस्ट टेक 5 more minutes, ले लूं दोस्तों? हाँ, ओके। वो इतिहास को बीच में ना छोड़े ना। हाँ, अकबर को किसने मारा, वो सारी बातें कंप्लीट कर ले, लीजिए। IFRS के टुवर्ड्स दो अप्रोचेस थी दोस्तों, वन वॉज कॉल्ड अडॉप्शन एंड द अदर वन वॉज कॉल्ड, अडॉप्शन का मतलब है दोस्तों एज इट इज ले लेना, यानी जो IASB ने कह दिया वो हम फॉलो कर लेंगे ब्लाइंडली, एंड दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन ऑफ IFRS। कन्वर्जेंस का मतलब था हम IFRS की तरफ आगे बढ़ेंगे लेकिन ब्लाइंड फॉल एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्तों, यानी ये है IFRS, ये है इंडिया, या तो इंडिया पूरा का पूरा IFRS ले ले एज इट इज, उसे कहा जाता अडॉप्शन। द अदर अप्रोच वॉज, इंडिया कहे IFRS वालों तुम हमारे पास आओ, उससे पहले हम तुम्हारे अंदर यहां कुछ तड़का लगा देंगे, इंडियन तड़का, और फिर जो इसका इंडियनाइज्ड वर्जन होगा वो हम लेके आएंगे इंडिया में, इसे कहा गया कन्वर्जेंस।
अडॉप्शन वाज एज इट इज, पूरा पूरा ले लीजिए। कन्वर्जेंस का मतलब कुछ चेंजेस के साथ लीजिए। तड़का जो मैं कह रहा हूं दैट मींस अपना इंडियनाइज फ्लेवर, कुछ चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है दोस्तों, सम माइनर चेंजेस, उसके साथ इंडिया में उसे लाया गया। इंडिया फॉलोड एन अप्रोच ऑफ कन्वर्जेंस, इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट IFRS, इंडिया फॉलोड अ प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जेंस टू IFRS, राइट दोस्तों। और IFRS पे जो अपना तड़का लगाया, उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स बनाए उसे कहा जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड AS। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आज के टाइम पे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो क्या कहोगे? 2। कौन कौन से? एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 2 अलग अलग जगह नोटिफाई हो रहे हैं। कंपनीज के लिए MCA, नॉन कंपनीज के लिए ICI, और एक है आपके इंड AS। ये इंड AS किस पे अप्लाई होते हैं, किसके लिए बनाए गए हैं, अगली क्लास में चर्चा इसके ऊपर करेंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय दोस्तों।